हेलो, गुड इवनिंग और नमस्ते सभी को। यूके पीएससी लैब असिस्टेंट के लिए चाहे आप हायर एजुकेशन देखो, चाहे फॉरेंसिक साइंस देखो, दोनों में ही जनरल साइंस एक कॉमन टॉपिक है। और जो हायर एजुकेशन है जिसका अपकमिंग एग्ज़ाम आप सभी का 27, 29 ये जो एग्ज़ाम है, इसमें जो जीएस का पोर्शन है और उसमें भी उत्तराखंड ज्योग्राफी जो है वो हम कवर करने जा रहे हैं और ये फॉरेंसिक साइंस में भी आपको हेल्प करेगा। और मैं बता देता हूँ जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं इस लेवल पे उन सभी के लिए ये आपका एक निचोड़ है। और इसमें जैसे हम सेंसस वाली चीज़ें पढ़ेंगे वो 2011 के सेंसस पे सारी कहानी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो 2011 सेंसस के बेसिस पे हम देखेंगे, क्योंकि अभी नई जनगणना या सेंसस नहीं हुआ है, तो ऑब्वियस बात है जब नई जनगणना होगी तो उसका अपडेट भी आपको मिल जाएगा। फ़िलहाल के लिए मैं आपको आपका सिलेबस बताता हूँ। देखो, मैं आपको कुछ भी वेग नहीं पढ़ाऊँगा, एक्सट्रीम नहीं पढ़ाऊँगा, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, बट ऑब्वियस बात है इस वक्त हमें वो पढ़ना है जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो इम्पोर्टेंट कैसे है उसको हम दो तरीके से जांचेंगे। एक है हमारा सिलेबस, मैं आपको पहले बता चुका हूँ अपना सिलेबस ज़रूर देखा करें। दूसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और क्या क्वेश्चंस का ट्रेंड है, ठीक है। और जिन बच्चों को अब भी समय है, जिन बच्चों के पास मतलब थ्योरी पोर्शन पढ़ रखा है बट उनको चेक करना है कि उनके क्वेश्चंस किस तरीके से सही होंगे या नहीं होंगे, है ना, और कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, क्या लेवल है, तो उसके लिए टेस्ट सीरीज़ लेनी है। अगर आपको जीएस प्लस केमिस्ट्री की तो मात्र 99 रुपये में है, ठीक है। और जैसे ही बच्चे 50 क्रॉस कर जाएंगे तो फिर 99 रुपीज़ पर हो जाएगा, ठीक है। और ये जितनी भी टेस्ट सीरीज़ वगैरह क्वेश्चंस वगैरह हैं ये सब आपको हेल्प करेंगे फॉरेंसिक साइंस के एग्ज़ाम में, जिसका एग्ज़ाम 31 मई को है, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बार जल्दी से सिलेबस देखें। अब कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो मैंने यहाँ पे कवर नहीं किए हैं, जैसे यहाँ पे मैं आपको ज्योग्राफी एंड डेमोग्राफी ऑफ उत्तराखंड पढ़ाऊँगा, ज्योग्राफिकल सेटअप पढ़ाऊँगा, रिवर्स, माउंटेन, क्लाइमेट, सॉइल, फॉरेस्ट। हिंदी माध्यम वाले बच्चे भी देखेंगे, ठीक है, वे असमंजस में ना रहें, हिंदी माध्यम में पढ़ लेंगे इसको। और आप देखेंगे इसमें मेजर क्रॉप वगैरह सब कुछ पढ़ाऊँगा, पर फिलहाल के लिए जो मैं आपको नहीं पढ़ा रहा वो एक तो वाटर क्राइसिस, ये वाला टॉपिक मैं आपको फ़िलहाल नहीं पढ़ाने वाला, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये क्यों नहीं पढ़ाऊंगा ये मैं आपको जो है जो एनवायरनमेंट वाला पोर्शन थोड़ा सा रहेगा उसमें मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो एनवायरनमेंट एंड एनवायरमेंटल मूवमेंट्स ये भी आपको मैं नहीं पढ़ाने वाला, हिस्ट्री के साथ मैं आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। बाकी इसके अलावा सारा टॉपिक मैं आपको कवर कराऊंगा, चाहे वो पॉपुलेशन है, चाहे वो डेमोग्राफी है, सब कुछ मैं आपको इस टॉपिक में, इस क्लास में कवर कराऊँगा, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं जल्दी से। देखो, क्लास को आगे कंटिन्यू करने से पहले दिक्कत क्या है कि हम में से काफ़ी बच्चे 12th पास आउट करके भी आए हैं, मेरे पास वो स्टूडेंट भी हैं, काफ़ी बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे हैं वो बच्चे भी हैं, और काफ़ी बच्चे मास्टर्स कर चुके हैं वो भी बच्चे हैं। तो अब सबसे बड़ी समस्या क्या है, सर जीएस कैसे पढ़ें, है ना। तो जीएस के लिए ही मैं आपका एक सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। जो बात जैसे बताऊँगा उसको वैसे ही याद करनी है, और काफ़ी सारे पोर्शंस मैं आपको क्लास में ही याद करा दूंगा। सबसे पहली बात, आपको भारत के नक्शे पे पता होना चाहिए उत्तराखंड कहाँ पे है। तो आई थिंक इतना तो सभी को आइडिया होगा, अगर जिसने मैप थोड़ा बहुत भी देखा है उसको ये जनरल आइडिया तो होगा। अब काफ़ी बच्चे जीएस अच्छा पढ़ चुके होंगे तो वो कहेंगे सर ये क्या आप बता रहे हैं। तो ऑब्वियस बात है बेटा जी, आप सभी के लेवल से चलें तो ही आसानी रहेगी, क्योंकि काफ़ी बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने शायद अभी तक इंडिया के मैप पे ढंग से उत्तराखंड का नक्शा ना देखा हो, मतलब देखा तो होगा बट क्लियर तरीके से नहीं देखा होगा, और आज उनके वह सारी चीज़ें वो देखने का ओवरव्यू बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात, आपको पता होगा कि जब भी हम मैप एनालाइज करते हैं तो सर इस साइड में ईस्ट होता है, पूर्व होता है, इस साइड में वेस्ट होता है, ऊपर की ओर नॉर्थ होता है और नीचे की ओर साउथ होता है। आई थिंक इतना डाटा तो सभी को पता होगा, है ना, ये बिल्कुल बेसिक बात है। और मैंने आपको इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाया है, वो भी सिलेबस का पार्ट है, और वो मैं आज से 4 महीने पहले आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो ऐसा एक्सपेक्टेड है कि आपने वो कवर कर लिया होगा, ठीक। तो आप सभी को पता है हमारे देश की जो राष्ट्रीय राजधानी है वो नई दिल्ली है, और इससे आप देख रहे हैं जो है ये आपको कौन सा पोर्शन हो जाएगा, तो आप जानते हैं सर ये नॉर्थ वाला पोर्शन है, ये ईस्ट वाला है, तो उससे हम नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रहे हैं तो हमें उत्तराखंड देखने को मिल रहा है, या सिंपली कहूँ नॉर्थ की ओर जा रहे हैं तो मुझे उत्तराखंड देखने को मिल रहा है। इतनी बात समझ में आती है, ठीक है। अब इस उत्तराखंड के मैप को हम अच्छे से पढ़ेंगे, और जितनी बार भी आप उत्तराखंड के इन डिस्ट्रिक्ट्स का नाम लेंगे या रिवाइज करेंगे तो दिमाग में तुरंत ये मैप आपके आ जाना चाहिए। उत्तराखंड का यह जो मैप है ये आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए। अब उत्तराखंड में सर सबसे पहली बात 13 डिस्ट्रिक्ट है, आपको ये पता होने चाहिए, जिसमें से 7 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वह गढ़वाल रीजन में आते हैं। अच्छा, उत्तराखंड का 2 डिवीज़न है,
ठीक है, ये मैं आपको पॉलिटी में पढ़ाऊंगा, बट फिलहाल यहाँ भी मैं आपको बता देता हूँ उत्तराखंड को 2 डिवीजन्स में बांटा गया है, जिसमें से एक हमारा जो डिवीज़न है वो है आपका कुमाऊं रीजन, और दूसरा जो रीजन है या डिवीज़न है वह है गढ़वाल। ठीक, गढ़वाल में आपके 7 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं और कुमाऊं में आपके 6 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। टोटल जो है हमारे उत्तराखंड में 13 डिस्ट्रिक्ट हैं। ये बात आपको याद करनी है, पॉइंट नंबर 1 टू बी नोटेड। अब जरा देखो डिवीज़न किस तरीके से बांटा है। तो ये जो चमोली का आपको डिस्ट्रिक्ट दिख रहा है ना, डिस्ट्रिक्ट चमोली, ये चमोली, और ये वाली अगर मैं बाउंड्री को सेपरेट कर दूँ, है ना, ये वाली बाउंड्री को अगर मैं सेपरेट कर दूँ तो सर इधर वाला रीजन जो है गढ़वाल रीजन है और इससे इधर वाला रीजन जो है अल्मोड़ा का रीजन है। ठीक है, अब आप इस पर देख के भी कह सकते हो कि जो गढ़वाल है वो एरिया वाइज थोड़ा सा बड़ा है, और जो आपका ये कुमाऊं वाला रीजन है ना, कुमाऊं वाला जो रीजन है ये एरिया वाइज क्या है सर, थोड़ा सा छोटा है। ठीक है, अब ये बात भी हमें क्लियर होगी कौन रीजन कितना बड़ा है, बट उससे पहले कुछ बातें और एनालाइज करो। सर जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं इनको हम अपने दिमाग में, इमेज को अपने दिमाग में बिठा लेंगे। कैसे बिठा लेंगे कि सर देखिए यहाँ पे ये है चाइना, है ना, चाइना का जो पोर्शन जो उन्होंने हथियाया हुआ है जिसको हम तिब्बत कहते हैं, ये तिब्बत चाइना है। ठीक है सर, इधर की तरफ आता है आपका नेपाल। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब ये समझ में आ रहा है कि ये वाला जो क्षेत्र है ना, अब आप फिर से देखो, ये हमने देखा था इंडिया के मैप पे, यहाँ पे उत्तराखंड, ठीक है, ये उत्तराखंड से इधर चाइना आ गया और ये वाला पोर्शन नेपाल आ गया। तो मैंने जब जूम इन करा तो ये देखो ऊपर की ओर चाइना है और पूर्व की ओर नेपाल है। तो मैं कह सकता हूँ अगर उत्तराखंड से मैं नॉर्थ की ओर जाता हूँ तो मुझे तिब्बत दिखेगा, और उत्तराखंड से मैं ईस्ट की ओर जाता हूँ तो सर मुझे नेपाल दिखेगा। ठीक है, अच्छा मैं उत्तराखंड से अगर वेस्ट की ओर जाता हूँ तो मुझे हिमाचल प्रदेश दिखेगा और कुछ एरिया मुझे हरियाणा का भी दिखेगा। ठीक है, देखो हरियाणा का एरिया। ठीक, अब हमें ये भी ध्यान में रखना होता है कि कौन किससे बाउंड्री शेयर कर रहा है। जैसे हरियाणा उत्तराखंड के किस डिस्ट्रिक्ट से बाउंड्री शेयर कर रहा है, तो आप कहोगे सर मात्र देहरादून। देहरादून ही ऐसा क्षेत्र है जहाँ से जो है आपका हरियाणा बाउंड्री टच करता है। ठीक है, अच्छा इसके बाउंड्री पे एक रिवर और फ्लो करती है, वेरी इंपॉर्टेंट रिवर जो है यमुना। ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ जब मैंने आपको इंडियन जो है ज्योग्राफी पढ़ाई थी। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखने हैं। अब सारे डिस्ट्रिक्ट्स को एक बार ध्यान से देखिए, याद कीजिए, अभी के अभी साथ के साथ याद करना है। कोई चीज़ हार्ड होती नहीं है, हम चीज़ों को हार्ड बनाते हैं खुद ना जानने की कोशिश करने पर, है ना। अगर जानेंगे तो याद होगा, अगर जानेंगे ही नहीं तो याद भी नहीं होगा। देखो याद करो भैया, सबसे ईस्ट की ओर जो डिस्ट्रिक्ट दिख रहा है ना, इसको ईस्ट भी ना कह के ऊपर की ओर है नॉर्थ हो गया और इधर हो गया ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट में दिखने वाला सबसे पहला जो डिस्ट्रिक्ट है सर ये पिथौरागढ़ है। ठीक है, इसको आप जूम इन करके भी देख सकते हैं, इट इज पिथौरागढ़। ठीक, और इसका PDF मैं सभी को प्रोवाइड करा दूंगा। और क्लास पसंद आती है, मैं अभी नहीं कह रहा कि लाइक कीजिएगा, जब क्लास पसंद आएगी ना उसके बाद जरूर लाइक कीजिएगा और उसको शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, काफ़ी सारे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं हर बच्चे को ये हेल्प करेगा, और जो चीज़ें हैं मैं आपको क्लास में याद कराने की कोशिश करूँगा। ठीक है, फिर से आ जाओ। जब उत्तराखंड को मैंने जूम इन करा तो मुझे नॉर्थ ईस्ट की तरफ सबसे पहले दिखाई दिया सर पिथौरागढ़, और ये पिथौरागढ़ साफ साफ दिख रहा है कि सर ये चाइना से और इधर नेपाल से दोनों से ही बाउंड्री शेयर कर रहा है। तो पिथौरागढ़ एकमात्र ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो चाइना और नेपाल दोनों से ही बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है, अब मैं पूछूं सर कि नेपाल से और कौन कौन हमारे जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो बाउंड्री शेयर करते हैं, तो आप देखोगे सर यह चंपावत है, यह उधम सिंह नगर है ना। तो 3 हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं जो नेपाल से बाउंड्री शेयर करते हैं। ठीक है, तो ईस्ट की साइड हमारे लगने वाले 3 डिस्ट्रिक्ट हैं। अब इसमें एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो ये तीनों ही डिस्ट्रिक्ट हैं, चाहे पिथौरागढ़ है, चंपावत है और उधम सिंह नगर है, ये तीनों ही कुमाऊं रीजन के पार्ट है ना। तो गढ़वाल रीजन का कोई भी डिस्ट्रिक्ट जो है पार्ट नहीं है नेपाल से बाउंड्री का, है ना। इंटरनेशनल बाउंड्री गढ़वाल का रीजन नेपाल से नहीं टच करता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ऑप्शन एलिमिनेशन में ये चीज़ें हमें याद होती हैं, ये ध्यान में रहती हैं, तो ऑप्शन एलिमिनेशन में बड़ा हेल्प करता है ना। कि मान लो कोई हमें गढ़वाल का आपका मान लो डिस्ट्रिक्ट दे दिया और वो कह रहा है कि नेपाल से बाउंड्री शेयर करता है, तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि नेपाल से जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वे सारे कुमाऊं रीजन के जो है बाउंड्री, इंटरनेशनल बाउंड्री बनाएंगे नेपाल के साथ। ठीक है, अच्छा आप जनरली यहाँ पे एक याद है कि रिवर भी थी, रिवर काली रिवर है ना, काली रिवर जिसको हम शारदा रिवर भी कहते हैं, शारदा, काली शारदा, याद है। तो ये काली रिवर है ना, इसके कन्फ्लुएंस पे फिर ये धीरे धीरे जो काली रिवर है पूरी बाउंड्री बनाती है इंडिया नेपाल की। तो इंडिया नेपाल की बाउंड्री कौन सी रिवर बना रही है, काली रिवर बना रही है, ये भी हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, और आपको पता है कि अभी 2019-20 के करीब में ये वाला पार्ट है ना, इसको जो हम लिपू लेक वाला पास कहते हैं, तो ये वाला जो एरिया है ये अपने अंडर नेपाल ने क्लेम करना शुरू कर दिया था। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो ब्रिटिश ने लाइन खींची थी वो ये कहा था कि जो काला पानी है इससे इधर का सारा एरिया इंडिया होगा और काला पानी के इधर का सारा एरिया नेपाल का होगा। और अब नेपाल को याद आया इतने सालों बाद, तो नेपाल कहता है कि ऐसा भी कुछ है, बट ऐसा नहीं है। जो ओरिजिनल बाउंड्री है वो पहले से ही मीजर्ड है, और वो जो एक्चुअल बाउंड्री आपको दिखाई दे रही है यही इसकी ओरिजिनल बाउंड्री है।
ठीक है। खैर मैं इस पर भी नहीं जाऊँगा, ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, क्योंकि अगर इन टॉपिक्स में मैं अगर चला जाऊँगा तो ऑब्वियस बात है फिर वो आपका इंटरनेशनल रिलेशन में आ जाएगा, जो हमारे अभी काम का नहीं है। ठीक है, तो फिर से याद कीजिए, हमने जो ईस्ट की साइड में डिस्ट्रिक्ट पढ़े हैं, एक तो पिथौरागढ़ पढ़ा है, उसके नीचे चंपावत पढ़ा है, और उसके नीचे उधम सिंह नगर पढ़ा है। ठीक है, उसके नीचे उधम सिंह नगर पढ़ा है, ध्यान में रखना है। ठीक है, अब इधर आ जाओ, पिथौरागढ़ से इधर ये है बागेश्वर, ये है अल्मोड़ा, ये है नैनीताल। ठीक है, तो आप ये गिन लीजिए, ये पूरे 6 डिस्ट्रिक्ट्स आपके हो चुके हैं। एक बार फिर से देखिए, ये है बाउंड्री, ये है बाउंड्री जो उत्तराखंड के 2 डिवीज़न को बताती है। सर ये वाला डिवीज़न गढ़वाल डिवीज़न है, और जो ईस्ट की साइड है ये आपका कुमाऊं डिवीज़न है। तो कुमाऊं डिवीज़न ईस्ट वाला है और गढ़वाल डिवीज़न वेस्ट वाला है। ठीक है, अब कुमाऊं रीजन के डिस्ट्रिक्ट फिर से याद कीजिए। सर सबसे पहले पिथौरागढ़ की एक खास बात है कि नेपाल और चाइना दोनों से ही बाउंड्री शेयर करता है, एकमात्र ऐसा डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड का जो नेपाल चाइना दोनों से ही बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है, उसके बाद देखो सेकंड डिस्ट्रिक्ट चंपावत, फिर ये उधम सिंह नगर, इधर सर ये है नैनीताल, फिर ये है अल्मोड़ा और ये है बागेश्वर। तो गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 डिस्ट्रिक्ट आपके कुमाऊं के हैं। ठीक है, तो अब तक आई थिंक हाथ के हाथ आपको याद हो गए हैं, और जो बच्चे जनरली उत्तराखंड में रहते हैं वो अधिक से अधिक डिस्ट्रिक्ट्स में घूम भी चुके होंगे, है ना। तो जल्दी से बताइए, कुमाऊं के 6 डिस्ट्रिक्ट पिथौरागढ़, चंपावत, उधम सिंह नगर, नैनीताल, अल्मोड़ा और बागेश्वर। ठीक है, अब जो 7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं वे कहाँ आते हैं, तो ये हमारा बाउंड्री है ना, जो डिवाइड करता है हमारे कुमाऊं डिवीज़न और गढ़वाल डिवीज़न को। ठीक, तो अब गढ़वाल डिवीज़न के जरा डिस्ट्रिक्ट देखिए सर, इसमें सबसे पहले मैं चमोली और उत्तरकाशी की अगर बात करूं तो सर ये इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करते हैं। किसके साथ? ये चाइना के तिब्बत पोर्शन के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करते हैं, है ना। तो देख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री कहाँ पे शेयर कर रहे हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट शेयर कर रहे हैं गढ़वाल के, तो आपको ध्यान रखना है उत्तरकाशी और चमोली दोनों ही चाइना के साथ। और अगर मैं बोलूँ नेपाल के साथ जल्दी से बताएं, तो सर नेपाल के साथ 2 डिस्ट्रिक्ट पिथौरागढ़ के अलावा 2 डिस्ट्रिक्ट और शेयर कर रहे हैं, जो उधम सिंह नगर है, और दूसरा कौन सा है सर, आपका चंपावत है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है। ठीक, टोटल 5 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो बाउंड्री शेयर कर रहे हैं। कौन कौन से? उत्तरकाशी चमोली चाइना के तिब्बत वाले पोर्शन से, पिथौरागढ़ चाइना के तिब्बत वाले पोर्शन से भी और नेपाल से भी बाउंड्री शेयर कर रहा है। इसके अलावा आपका जो चंपावत है वो नेपाल से, और उधम सिंह नगर भी नेपाल से। टोटल ऐसे 5 डिस्ट्रिक्ट है, 5 डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड विच आर शेयर देयर इंटरनेशनल बाउंड्रीज विद चाइना एंड नेपाल। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इन ईस्टर्न साइड विद नेपाल, ईस्ट की तरफ नेपाल से, और अगर मैं बात करूँ नॉर्थन साइड में तो आप कहोगे सर नॉर्थ में चाइना से बाउंड्री शेयर कर रहे हैं, क्लियर याद रखना है। ठीक है, अब इसके बीच में चमोली के बीच में आप देखेंगे कि ये छोटा सा फंसा हुआ एरिया है जिसको हम रुद्रप्रयाग नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये हमारा जो है गढ़वाल, जिसको हम पौड़ी गढ़वाल कहते हैं, और ये है हमारा टिहरी गढ़वाल। ठीक है, इसके ऊपर ये रीजन है उत्तरकाशी, सर ये हमारे डिस्ट्रिक्ट देहरादून। ठीक है, और इसके अलावा और यहाँ पे जो सबसे नीचे है ये है हरिद्वार। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है 7 डिस्ट्रिक्ट्स हमारे जो हैं। अच्छा ये चमोली, यहाँ पे इसको मत भूलना। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये जो 7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये हमारे पार्ट हैं गढ़वाल रीजन के। ठीक है, तो टोटल उत्तराखंड के 13 डिस्ट्रिक्ट हैं जिनको हमने 2 डिवीज़न में बांटा है। एक डिवीज़न है हमारा कुमाऊं डिवीज़न जिसमें 6 डिस्ट्रिक्ट आएंगे। जल्दी से बताइए कौन कौन से? पिथौरागढ़, चंपावत, ठीक है, नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर और उधम सिंह नगर। ठीक है, इसके बाद गढ़वाल रीजन के अंदर भी हमारे 7 डिस्ट्रिक्ट आएंगे। वो कौन कौन से आएंगे? चमोली, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, देहरादून और हरिद्वार। ठीक है, ठीक, रुद्रप्रयाग, देहरादून और हरिद्वार, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक, चलिए, तो आई थिंक अगर आप इतनी बात दिमाग में रखते हैं तो अब जितनी भी चीज़ें पढ़ेंगे, जिस भी डिस्ट्रिक्ट का नाम लूंगा तुरंत उसकी इमेज आनी चाहिए कि सर वो कहाँ पे है। जैसे उत्तरकाशी चमोली पूर्व की नॉर्थ की तरफ है, चाइना से बाउंड्री शेयर कर रहे हैं। ठीक है, पिथौरागढ़ 2 इंटरनेशनल बाउंड्रीज के बीच में है ना, चाइना और नेपाल के बीच में है, तुरंत इमेज बननी चाहिए। जैसे हरिद्वार कहाँ है सर? सबसे पश्चिम की तरफ है ना, पश्चिम की तरफ है, गढ़वाल में सबसे पश्चिम की तरफ हरिद्वार है। ठीक है, वैसे सबसे पश्चिम की और कौन है उत्तराखंड में? तो आप कहोगे सर उधम सिंह नगर, आप देख रहे हैं। ठीक है, तो उधम सिंह नगर जो है ये सबसे पश्चिम में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। ठीक, चलिए, तो एक क्वेश्चन जो डायरेक्ट आ सकता है, याद करना है, ये रट्टा मारना है। देखो बिल्कुल क्लियर कट कह रहा हूँ, रट्टा मारना है इसका। क्या कि एरिया कितना है उत्तराखंड का, क्लियर याद करना है। जैसे 53483 किलोमीटर स्क्वायर, याद करने का तरीका सिंपल बता रहा हूँ, 53,483 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर का मतलब ये हुआ कि हम 1 किलोमीटर लंबाई नाप रहे हैं और 1 किलोमीटर चौड़ाई नाप रहे हैं, उसके बीच में जितना एरिया आ रहा है उसको हम 1 किलोमीटर स्क्वायर कह रहे हैं। ठीक है, तो जब इस 1 किलोमीटर स्क्वायर को मैं 53,483 से गुणा कर दूं, मतलब 53,483 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया निकालूं, तो उत्तराखंड का एरिया निकल के आएगा। ठीक है, अब एरिया वाइज आपको ध्यान में रखना है कि जो उत्तराखंड है ये
जो है भारत का एरिया वाइज 19th स्टेट है, ये आपको ध्यान में रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है। जो चीज़ कह रहा हूँ रटनी है, वैसे तो रटना सब कुछ है, क्योंकि मैं केवल 22 पन्नों में आपके लिए सारा डाटा लेकर आया हूँ। सारा डाटा मतलब जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, जिसके पूछे जाने के चांसेस हैं। मैं कुछ भी वेग नहीं लेके आ रहा। मेरे को ऑब्वियस बात है उत्तराखंड खुद से पढ़ना पड़ा, तो मैंने किताबें कुछ पढ़ी हैं, जैसे एक वो आता है आपका घटना चक्र, है ना, वो घटना चक्र के जो बुक है, मैं इसको भी ऑथर्स को भी मैं बहुत थैंक्स कहना चाहूँगा कि काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारे मैप्स, डाटा मुझे वहाँ से मिले हैं। तो घटना चक्र का मैंने यहाँ पे यूज़ किया है उसको पढ़ने के लिए। उसके अलावा मैंने कुछ और रेफरेंस भी लिए हैं, उत्तराखंड की जो गवर्नमेंट साइट से वहाँ से भी डाटा लिया है, बट मेनली मैंने घटना चक्र का भी यूज़ किया है पढ़ने के लिए। ठीक है, तो पहले मुझे सेल्फ स्टडी करनी पड़ी आपको, ताकि मैं टॉपिक अच्छे से बता सकूँ विद जो लेटेस्ट डाटा है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यह ध्यान में रखना है। ठीक, तो एरिया वाइज ध्यान में रखना है। 53,483 याद करना बहुत आसान है, नंबर की तरह याद करो, 53,483 किलोमीटर स्क्वायर। और इसके अलावा ये क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग 19th स्टेट है। ठीक, अच्छा, उत्तराखंड स्थापना दिवस, ये वैसे हम पॉलिटी में भी पढ़ते हैं, पर यहीं याद कर लो, 9 नवंबर 2000 सभी को याद होता है, बट एग्जाम में कन्फ्यूजन होने लगती है जब लंबे समय से नहीं पढ़ते, फिर दिमाग में आता है 2000 है या 2001 है, 9 नवंबर है, 8 नवंबर है, कंफ्यूज नहीं होना है, 9 नवंबर 2000। ठीक है, नाम उत्तराखंड कब बना पहले पता ही था सभी को, उत्तरांचल नाम था, फिर उत्तराखंड हुआ, फिर दोबारा उत्तरांचल एंड उत्तराखंड हुआ है। लास्ट जो उत्तराखंड नेम है वो 1 जनवरी 2007 से हमें उत्तराखंड नेम देखने को मिला है। ठीक है, स्टेट की लैंग्वेज कौन सी है? हिंदी और संस्कृत हमारी जो है स्टेट की लैंग्वेज है, जिसे हम राजभाषा कहते हैं, ध्यान में रखना। स्टेट फ्लावर ब्रह्म कमल सभी को याद होता है, ब्रह्म कमल हमारे उत्तराखंड का जो है राष्ट्रीय पुष्प है, राजकीय पुष्प है, नॉट राष्ट्र। ठीक है ना, राजकीय पुष्प है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक, और आपको ये भी ध्यान रखना है जो ब्रह्म कमल है, आपको सभी को पता है जनरली बुग्याल्स में खिलता है। ठीक है, और जनरली रात्रि के समय खिलता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। ठीक, इसके अलावा उत्तराखंड के गवर्नर क्लियर याद होने चाहिए, गुरमीत सिंह। ठीक है, तो एक्स आर्मी है, और आपको ध्यान रखना गुरमीत सिंह जी ये हमारे गवर्नर हैं, और सीएम आपको बताइए पुष्कर सिंह धामी जी। ठीक, तो सभी का नाम क्लियर कट याद होना चाहिए, और ये 2 ही नाम है भैया, याद कर लो, काम आएगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ नेम्स और हैं, ऑब्वियस बात है पॉलिटी में याद कराऊंगा, हिस्ट्री में याद आपको कराऊंगा। ठीक, इसके अलावा आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जो स्टेट एनिमल है वो मस्क डियर है, जिसको हम कस्तूरी मृग कहते हैं, और जो कस्तूरी होता है ऑब्वियस बात है परफ्यूम बनाने का काम आता है। तो इस बेसिस पे काफ़ी कस्तूरी मृगों को मारा भी जा रहा था, पर ऑब्वियस बात है उसके कंजर्वेशन के लिए प्लान बनाया गया है ताकि उनकी पॉपुलेशन फिर से जो है ग्रो करे। स्टेट की बर्ड मोनल, जिसको हम हिमालयन पीकॉक भी कहते हैं, ध्यान में रखना, बिल्कुल मोर की तरह इसका कलर दिखाई देता है, हालांकि मोर के आकार से छोटी होती है, ये भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, स्टेट बर्ड मोनल है, हिमालयन इसको पीकॉक भी कहते हैं, प्लीज़ ध्यान में रखिएगा। ठीक, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए कि स्टेट का स्टेट सिंबल, अच्छा स्टेट सिंबल से भी प्रश्न बनते हैं, ध्यान रखना। ये अशोक चक्र है, ये गंगा की लहरें हैं, और ऐसे कुछ रेक्टेंगुलर शेप दिया गया है जो रिसेंबल करता है कि भैया उत्तराखंड का जो शेप है वो भी कैसा है, रेक्टेंगुलर है। कैसे रेक्टेंगुलर है? तो आ जाओ भैया, ये हमारा उत्तराखंड राज्य है। ठीक है, आप जानते हैं ये भैया इस साइड में पूर्व है, ईस्ट है, ये इस साइड में वेस्ट है, सर ऊपर की तरफ नॉर्थ है, सर नीचे की तरफ साउथ है। ये बहुत सिंपल सा फंडा है सर, इतनी बात हम जानते हैं, इसमें एज सच कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और, सर उत्तराखंड की आप सभी को पता है अब 2 कैपिटल्स हैं। ठीक है, जिसमें जो ग्रीष्मकालीन कैपिटल है गैरसैंण है, और जो विंटर आपकी कैपिटल है वे देहरादून है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो गैरसैंण कौन से डिस्ट्रिक्ट में आ रहा है? तो जल्दी से बताइए ये वाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा था? अभी मैंने आपको डिस्ट्रिक्ट याद कराए, तुरंत याद आना चाहिए सर, ये चमोली है, चमोली है। तो गैरसैंण कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है, या जो हमारी समर कैपिटल है ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में आती है? चमोली में आती है। सर याद कीजिए यहाँ पे क्या था? सर यहाँ पे चाइना था। सर याद कीजिए यहाँ पे क्या था? नेपाल था। चाइना और नेपाल के बीच में डिस्ट्रिक्ट था, इसका नाम था पिथौरागढ़, क्या याद है? सर ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? सर ये चंपावत है, अभी तो याद करा था, नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है। सर ये कौन सा है? उधम सिंह नगर है, सर ये भी तो नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा था। सर ये कौन सा एरिया है? सर ये हमारा नैनीताल है ना, नैनीताल झील के लिए जो बहुत फेमस है। सर ये कौन सा रीजन है? सर ये अल्मोड़ा है। सर ये कौन सा रीजन है? याद कीजिए, अरे 1 मिनट, आई एम सॉरी, 1 मिनट दीजिएगा, हाँ जी, ये कौन सा रीजन है? सर ये बागेश्वर है। सर ये सारा क्षेत्र कौन सा है? ये वाली बाउंड्री के इधर वाला क्षेत्र कौन सा है? सर ये कुमाऊं डिवीज़न है। क्या इतनी बात हमें याद है? हाँ जी सर हमें याद है। अब आप हमसे कभी भी पूछ लीजिएगा, हम सारे ही डिस्ट्रिक्ट के नेम आपको प्रॉपरली बता देंगे। बता देंगे कि नहीं? हाँ जी सर बता देंगे। अब आप कभी भी पूछेगा आँख बंद करके हम बता देंगे। बट पहले क्या याद रखना है सर? ये याद रखना है कि जो हमारी जो ग्रीष्मकालीन जो राजधानी है वो गैरसैंण है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में आती है? चमोली डिस्ट्रिक्ट में आती है, ध्यान में रखना। अच्छा हमारा हाई कोर्ट कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है? तो ध्यान रखना वो नैनीताल में आता है, ये भी ध्यान में रखना। ठीक है, क्योंकि आपको ध्यान में रखना होता है कि किसी भी जो आपका राज्य है उसकी
राजधानी अलग हो सकती है, ठीक है, उसकी जो जुडिशियल कैपिटल है वो अलग हो सकती है। जैसे उत्तराखंड की जो जुडिशियल कैपिटल है वह नैनीताल है, ये भी ध्यान में रखिएगा। कई बार ऐसे सिंपल से प्रश्न भी हमें कंफ्यूज कर देते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ ऐसे प्रश्न को भी ध्यान में रखिएगा। बाकी स्टेट एनिमल वगैरह सब कुछ याद हो गए होंगे। जल्दी से बताइए मुझे गवर्नर कौन है उत्तराखंड के, तो अभी बताया गुरमीत सिंह जी हैं, ठीक। तो प्लीज़ इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। अब जो उत्तराखंड है इसका स्टेट, जो हमारा स्टेट है, इसका जो शेप है वो लगभग रेक्टेंगुलर माना जाता है। वाई? क्योंकि जो पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है 358 किलोमीटर है। क्लियर याद करना है, ऑब्वियस बात है। जो अपना स्टेट है इसका सारा लेंथ ब्रेथ, सारा एरिया है ना, पॉपुलेशन, डेमोग्राफी, सब कुछ हमें अच्छे से याद करनी है, सिलेबस में मेंशन है। नॉर्थ टू साउथ जो उसकी दूरी है ये 320 किलोमीटर है। अब स्टेटमेंट में अगर प्रश्न बना आ गया कि भैया जो पूर्व से पश्चिम की लंबाई है वह बड़ी है उत्तर से दक्षिण की से, तो ये स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल सही है। क्योंकि पूर्व से पश्चिम 358 किलोमीटर है और जबकि उत्तर से दक्षिण 320 किलोमीटर है। और आपको पता है ये लंबाई, अगर ये चौड़ाई मान ली जाए तो यहाँ पे हम देख रहे हैं लंबाई और चौड़ाई में कुछ अंतर है, जिसकी वजह से हम इसको रेक्टेंगुलर या फिर आयताकार भी कह रहे हैं। क्या इतनी बात याद हुई? हाँ जी सर, इतनी बात याद हो गई। अब आपको करना क्या होता है, जो चीज़ आपको बता दी गई है इसको बिल्कुल अभी दिमाग में सोखने की कोशिश करनी है, पूरा दिमाग यहाँ रखना है। क्योंकि ऑब्वियस बात है एग्जाम टाइम पे जब कम समय होता है ना, दिमाग ज़्यादा इस्तेमाल करता है चीज़ों को, है ना, एनर्जी को ज़्यादा यूज़ करता है, जब भी भूख भी ज़्यादा लगती है। और इस भूख का हम ज्ञान में भी इस्तेमाल करेंगे और चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दिमाग में फिट करने की कोशिश करेंगे। और जब ये फिट हो जाएंगी, कल सुबह उठना है, कल सुबह उठने के बाद फिर दोबारा पढ़ना है और फिर लास्ट थर्ड रिवीजन करना एग्जाम से एक दिन पहले, है ना, जब एग्जाम से एक दिन पहले देने जा रहे हो। और चौथा रिवीजन कर लेना भाई, जब सुबह सुबह एग्जाम देने जा रहे हो तो आपके पास PDF है, बस को स्क्रॉल अप करना, सारी चीज़ें आपकी रिवाइज हो जाएंगी। 22 पेज हैं, मुश्किल से मुश्किल 2-4 मिनट में आप पूरा 22 पन्ने आराम से रिवीजन कर लोगे। अब भी यही कह रहा हूँ, इंपॉर्टेंट चीज़ें यूट्यूब में देखने से बढ़िया ये है कि आप जो है जितनी भी चीज़ें आपको दी जा रही हैं उसको मगअप करके अच्छे से पढ़िए, मल्टीपल रिवीजन कीजिए। ओनली की ऑफ सक्सेस इज मल्टीपल रिवीजन। जो बच्चा बार बार रिवीजन करेगा वही सक्सेस पाएगा। और मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि जो बच्चा टेस्ट सीरीज को रिवर्स इंजीनियरिंग करेगा, मतलब क्वेश्चंस लगाएगा, है ना, आपको 5 टेस्ट सीरीज दे रहा हूँ, 1000 क्वेश्चंस हो गए। 1000 क्वेश्चंस का भी अगर आप रिवीजन कर लेंगे अच्छे से तो आप एग्जाम में अपने आप को बहुत अच्छी स्थिति में पाएंगे, ठीक है। बाकी मैं कभी नहीं कहता कि जो पढ़ा रहा हूँ उसमें से आएगा, बिकॉज इट इज कंपटीशन, कुछ भी आ सकता है। क्योंकि मैं आपको मैक्सिमम डाटा वो पढ़ा रहा हूँ जो PYQ से इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उनके अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है ना। बट हो सकता है एग्जामिनर के माइंड में कुछ और चले, बट लेवल 4 का एग्ज़ाम है तो एग्जामिनर जनरली उसी बेसिस पे पेपर देते हैं जिस बेसिस पे मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा नहीं कुछ भी वेग एक्सट्रीम, मैं पहले भी प्रूफ के साथ बोल चुका हूँ। मैं आपको जितनी भी चीज़ें पढ़ाऊंगा, ठीक है, चाहे आप एनवायरमेंटल सुपरवाइजर देख लीजिए, 25 में से 22 या 21 क्वेश्चन डायरेक्ट आप देख सकते हैं, उन केवल 17 क्लासेस में से आए। और जो बच्चे, फिर मैं वही कहूँगा, जो बच्चे मुझसे क्वेश्चंस मांग रहे हैं, कृपया 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 वो 17 इंपॉर्टेंट क्लास जो मैंने, जिसका प्लेलिस्ट भी बना रखा है, उस प्लेलिस्ट को जरूर देख लें, आपको वो भी हेल्प करेगा। बट एक बार सिलेबस जरूर देख लें, क्योंकि उसमें कुछ टॉपिक जो है मैंने आपको एनवायरमेंटल सुपरवाइजर के अकॉर्डिंग भी पढ़ाए थे, ठीक। चलिए आते हैं आगे। तो 25 अगस्त 2000 की बात है, ठीक है। ये मैं आपको वैसे हालांकि पॉलिटी में कुछ बातें बताने जाऊंगा, जिसमें प्रेसिडेंट उस टाइम पे हमारे भारत देश के जो राष्ट्रपति हैं KR नारायण जी, ठीक। तो उन्होंने रेजोल्यूशन पास कराया, है ना। जनरली साइन लास्ट में जो है प्रेसिडेंट ही करते हैं, ठीक। चाहे आप स्टेट की बाउंड्रीज बना रहे हैं या स्टेट की बाउंड्री को बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं, ठीक है। हालांकि इस पर जो आपका गवर्नमेंट है ये खुद से बिल पास करेगी, बट ऑब्वियस बात है लास्ट में जितने भी संवैधानिक काम होते हैं उसमें लास्ट में जो साइन होते हैं वो प्रेसिडेंट के ही होते हैं ना। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंसेंट इज रिक्वायर्ड, है ना, फॉर एनी कॉन्स्टिट्यूशनल वर्क, ठीक। तो ये आपको ध्यान में रखनी है। और 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड का जो है 27वां राज्य जो भारत है उसको 27वां राज्य घोषित कर दिया था। अब आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि भारत में अब रिसेंट में कितने हमारे स्टेट्स हैं और कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं, ये मुझे आप जरूर बताएंगे, ठीक है। चलिए, डिवीज़न ऑफ उत्तराखंड मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही समझाया। हमारे जो उत्तराखंड है इसके हमने 2 जो है मंडल, या मैं बोलूँ 2 इसको क्षेत्र में विभाजित किया है, ठीक। जिसमें एक हमारा जो है गढ़वाल रीजन है और दूसरा जो है वो कुमाऊं रीजन है, ठीक है। और मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि आपको एरिया वाइज गढ़वाल जो है वो ऑब्वियस बात है एरिया वाइज थोड़ा सा ज़्यादा दिखाई दिया था, है ना। और आप देखोगे ये चीज़ आपको ना मैप में भी समझ में आती है, जहाँ मैंने आपको मैप में बताया था कि अगर आप इसको बाउंड्रीज माने, है ना, ये बाउंड्री थी, है ना, कुमाऊं और गढ़वाल की, तो आप देखेंगे कि सर ये वाला एरिया लगभग इसका कितना दिख रहा है सर, 40% दिख रहा है ना टोटल एरिया का। और सर ये लगभग कितना दिख रहा है, 60%। ऐसा ही तो दिख रहा है कुछ कि सर
टोटल एरिया अगर 100% है तो लगभग 60% इसने घेरा हुआ है और 40% इस वाले एरिया ने घेरा हुआ है। तो डेट मीन्स गढ़वाल रीजन लगभग 60% है और जो कुमाऊं डिवीज़न है वो लगभग नेट एरिया का 40% है ना। तो ये मैप से भी देखने को हमें ये चीज़ें मिल रही हैं, इसलिए कह रहा हूँ मैप पे अच्छे से फोकस कीजिए। जिस बच्चे ने मैप को ध्यान से देखा, मैप को ही देखना है, मैप को ही देख के काफ़ी चीज़ें दिमाग में बैठने लगेंगी। फिर दूसरा देखो, 2 तरीके बताता हूँ याद करने के। पहला मैप को बार बार देखो, अच्छे से देखो, मैप को देखो। दूसरा आपका जो भी उत्तराखंड में डिस्ट्रिक्ट है उस डिस्ट्रिक्ट के बेसिस पे याद करने की कोशिश करो। फॉर एग्जांपल मैं आपको पढ़ाता हूँ कि पॉपुलेशन वाइज जो है आपका हरिद्वार सबसे जो है ज़्यादा पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। फिर आप अपने डिस्ट्रिक्ट को देखो, यार मेरा डिस्ट्रिक्ट कितने नंबर पे आ रहा है ना, या फिर मेरा डिस्ट्रिक्ट जनरली कितने नंबर पे आ सकता है। तो इस तरीके से अगर चीज़ों का याद करोगे तो जल्दी याद होगा, ठीक है, जिसको हम कंपेरिजनल स्टडी भी कहते हैं। और माइंड कंपेरिजनल चीज़ों को जल्दी याद कर लेता है। तो मैप पहला बता दिया, ये अच्छे से देखें, ठीक है। जितने भी डिस्ट्रिक्ट के नाम सुनेंगे तुरंत उसको दिमाग में इमेज बनाइए मैप की और सोचिए वो डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है ना। इससे काफ़ी सारे प्रश्न आपके सॉल्व हो रहे होंगे, ध्यान में रखना, ठीक है। चलिए, अब मैंने आपको बताया कि भैया उत्तराखंड के 2 डिवीज़न हैं जिसमें लगभग 60.7% है ना जो है गढ़वाल डिवीज़न में आता है, जिसमें आपके टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। और एरिया आप देख सकते हैं 32499। याद करना, रट्टा मार लो, ठीक है। रट्टा क्यों मार लो, ठीक है, रट्टा क्यों मार लो? तो सिंपल सा रीज़न मैं आपको बता चुका हूँ। रट्टा इसलिए मारना है क्योंकि, एक मिनट दीजिएगा भाई, हाँ, रट्टा इसलिए मारना है क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि भैया ऐसे प्रश्न जो है एग्जाम में डायरेक्टली देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, कि गढ़वाल में जो है टोटल गढ़वाल डिवीज़न में कितना एरिया आता है, तो डायरेक्ट प्रश्न देखने को मिलते हैं, ठीक। और ऐसे सिंपल से प्रश्न कई बार हम छोड़ के आते हैं, ठीक। टोटल एरिया याद करना, रट्टा मार लेना, 53,483, गढ़वाल का 32499, ठीक है, लगभग 60%, 7 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। कुमाऊं का लगभग 21,034 किलोमीटर स्क्वायर, और ऑब्वियस बात है जब 60.7% यहाँ है तो 39.3 लगभग 40% आप कह सकते हो कुमाऊं डिवीजन में है, जिसमें टोटल आपके 60 डिस्ट्रिक्ट है, ध्यान में रखिएगा। अब एरिया वाइज वेरी इंपॉर्टेंट, ये प्रश्न पूछा जा चुका है काफ़ी बार, ये पीसीएस में भी है ना, और जो भी ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम आते हैं लगभग सभी में एक प्रश्न पूछा जा चुका है कि क्षेत्रफल वाइज सबसे बड़ा जो है कौन सा डिस्ट्रिक्ट है और सबसे छोटा कौन सा है। जनरली ये प्रश्न तो पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो पर मैं आपको बता देता हूँ, शुरू के 3 तो जरूर याद करने हैं और लास्ट के 2 जरूर याद करने हैं। डाटा इतना याद तो करके जरूर जाना है। वाई, व्हाट इज़ द रीज़न? 13 के 13 याद नहीं करने, क्योंकि भैया हमें सब कुछ नहीं रटना है, ठीक है। पहली बात, हमारा जो पेपर है बहुत कुछ पढ़ने के लिए, मेरे पास 200 नंबर का केमिस्ट्री भी आना है, तो इतना तो मैं रटने वाला नहीं, ठीक। तो इसलिए कह रहा हूँ, अगर आप मान लो कहीं स्टेटमेंट वाइज भी फंसता है तो 3 आप याद करके चले गए, और चौथा अगर अलग स्टेटमेंट भी आता है तो आप तुरंत पहचान जाओगे कि 3 तो मैं रट्टा मार के आया हूँ, और रट्टा ही मारना ऑब्वियस, ठीक है ना। तो 3 तो मैं रट्टा मार के आया हूँ, तो ये वाला स्टेटमेंट तो हो नहीं सकता, एलिमिनेट कर सकते हो, एलिमिनेशन में काम आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहले सर चमोली सबसे ज़्यादा एरिया वाला, याद कर लेना एरिया पूरा 8030 किलोमीटर स्क्वायर, सिंपल सा है 8030, और मैक्सिमम वाले को याद जरूर करना होता है। फिर काफ़ी बच्चे कहते हैं कि सर कितने डाटा याद करें, एग्जाम में तो ये आया था कि भैया चमोली का एरिया कितना है। बेटा जी ध्यान रखना, एग्जामिनर या तो मैक्सिमम पूछता है या फिर मिनिमम पूछता है, बीच का कोई भी डाटा नहीं पूछता। एग्जामिनर अगर पूछ रहा है तो भैया फिर एग्जामिनर चाहता है उस प्रश्न को आप छुए ही ना। अब एक चीज़ और याद आई क्या, कि सर अगर रीडिंग वाले क्वेश्चन आते हैं, अगर आपने जितना पढ़ाया उसमें से कोई रीडिंग आती है, मुझे रट्टा मारना है और वो रीडिंग एग्जाम में मुझे दिखती है, क्वेश्चन दिखता है, तो सर मुझे टिक करना है। अदरवाइज रीडिंग वाले क्वेश्चन को मुझे छोड़ना है, क्योंकि रीडिंग वाले क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी ठीक होने की केवल 70% होती है, और मैं अपनी मर्जी से नहीं बता रहा, ये सब एनालिसिस है, ठीक है। ये सब एनालिसिस है कि अगर एक बच्चा रीडिंग वाला क्वेश्चन करता है, तुक्का मारता है, तो उसकी ठीक होने की संभावना 70% है। बट 70% है ना, 90% नहीं है, 99% नहीं है। तो छोड़ना है ऐसे क्वेश्चन को, मतलब एग्जामिनर ने प्रश्न बनाया है छोड़ने के लिए। और किसी बच्चे को लगता है कि मेरा तुक्का सही चलता है, तो प्लीज़ जब ही अटैम्प्ट करना जब आप लगभग 70%, मैंने बताया ना नेट 70 तो ठीक करना ही करना है, और जो बच्चे नेट 70 तक नहीं पहुंच रहे हैं वही ऐसे तुक्के मारना। अदरवाइज प्लीज़ तुक्के से बचना। जिसने तुक्का मारा वो कंपटीशन से पहले ही बाहर है। 18 सीट हैं, 1800 सीट नहीं है, प्लीज़ ध्यान में रखिएगा, ठीक है। 18 ही सीटें हैं, तुक्का वाला बाहर है, क्लियर बोल रहा हूँ। तो तुक्के वाले प्रश्नों को छोड़ना है, परसेंटेज वाले प्रश्नों को छोड़ना है, रीडिंग वाले प्रश्नों को छोड़ना है। अगर रीडिंग नहीं पता है तो, क्योंकि रीडिंग तुक्का नहीं मार सकते हो, क्लियर बोल रहा हूँ। 4 में से 1, अच्छा वैसे भी प्रोबेबिलिटी देख लो, 4 ऑप्शन है ठीक होने की प्रोबेबिलिटी, आपने 1 लगाया, दैट मीन्स 25% ही प्रोबेबिलिटी है ठीक होने की, ध्यान में रखना। और 25% प्रोबेबिलिटी वेरी पुअर माना जाता है। जबकि मैं तो ये भी कहता हूँ कि मेरा अगर मैं पर्सनल एग्जाम देता हूँ तो मेरा 50-50 में प्रोबेबिलिटी गलत होने की, मतलब 3 क्वेश्चन है तो एक ही क्वेश्चन ठीक होता है, मतलब 33% ही प्रोबेबिलिटी है कि अगर मान लो 2 ही ऑप्शन बचे ए और बी,
ए और बी, मतलब बी और सी तो मैंने एलिमिनेट कर दिया, पर ए और बी बचे, 50-50 बचा है। अगर मैं इसमें ठीक करता हूँ तो मेरे 3 में से एक ही प्रश्न ठीक होता है। मेरा अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि 66% मेरा गलत ही होता है, तो मैं तुक्का नहीं मारता इसीलिए। ठीक है, मैं आपको भी वही सलाह दूंगा, प्लीज़ तुक्का नहीं मारना है। हो सकता है प्रभु की कृपा उस दिन किसी पे हो जाए, पर ऐसी भी नहीं होगी कि सारे ही प्रश्न हो जाए, क्योंकि 100 और 200 300 क्वेश्चन आपको करने हैं। प्रभु अगर कृपा बरसाएंगे तो 1 या 2 पे ही बरसाएंगे, सभी क्वेश्चंस पे कभी भी ऊपर वाला है ना, परमात्मा भगवान कभी भी सभी प्रश्न पे आपका तुक्का नहीं चलाएगा। ठीक है, चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। बातें में ये मत सोचना मैं बीच में बातें बोल रहा हूँ या बातें कर रहा हूँ, टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। इन चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है, टेस्ट सीरीज में यही चीज़ लगानी है। ठीक है, चलिए तो एरिया वाइज बोलो जल्दी से। चमोली उत्तरकाशी पिथौरागढ़। ठीक है, चमोली उत्तरकाशी, जल्दी से मैप में देखो, सबसे बड़ा यही दिखाई दे रहा था। ये देखो सर, ये देखो, ये जो गैरसैंण है, ये गैरसैंण सर किस मारा है, चमोली मारा है सर। इसके बाद दूसरा उत्तरकाशी दिखाई दे रहा है, ये इतना सा बड़ा सा एरिया है ना, ये उत्तरकाशी है। तो यही 2 बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अच्छा, इसके बाद कौन बड़ा दिखाई दे रहा है सर, साफ साफ पिथौरागढ़ दिखाई दे रहा है कि नहीं? तो सर ये साफ साफ मुझे क्लियर आइडिया दिख रहे हैं कि हाँ ये सबसे बड़े डिस्ट्रिक्ट हो सकते हैं। तो मैप को जो अच्छे से ऑब्जर्व करेगा उनको ये चीज़ें रटने की जरूरत नहीं, उनको आंसर सीधा सीधा पता है। ठीक है, और सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा है सर चंपावत, और अगर उससे थोड़ा और बड़ा कहूँ तो रुद्रप्रयाग है। लास्ट के 2 भी अच्छे से रट्टा मारने हैं। ठीक है, चलिए अब आ जाऊँ। सबसे पहले पढ़ाता हूँ इंटर स्टेट लैंड बॉर्डर ऑफ उत्तराखंड, है ना, मेन डाटा अच्छे से याद करना है। अरे भैया ठीक है, तो इंटर स्टेट लैंड बॉर्डर जो है वो किस किस से शेयर कर रहा है? सबसे पहली बात, सबसे ज़्यादा इंटर स्टेट का मतलब आपस में राज्य में, आप जानते हैं उत्तराखंड है तो उससे हिमाचल प्रदेश भी है ना, HP भी है पश्चिम में। अरे भैया HP, एक मिनट देना भाई, ये तो यहाँ चल ही नहीं रहा मेरा पैर, इस साइड में टच खराब हो गया क्या? एक मिनट देना भाई, चलो मैं यहाँ बताता हूँ। ठीक है, ये हमारा उत्तराखंड है सर, इसके पश्चिम में यहाँ हिमाचल प्रदेश भी तो है सर। देहरादून डिस्ट्रिक्ट से यहाँ हरियाणा भी तो टच कर रहा है। और सर इधर उधम सिंह नगर हो गया, है ना, यहाँ पे थोड़ा सा नैनीताल का पोर्शन हो गया, यहाँ पौड़ी गढ़वाल का पोर्शन हो गया। ये सर सब यूपी से शेयर भी तो कर रहे हैं बाउंड्री, है ना। तो 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, 3 आपके जो है राज्य जिनसे उत्तराखंड बाउंड्री शेयर करता है, वह है हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और यूपी। ये भी प्रश्न बन सकता है ना, कि इनमें से कौन सा राज्य उत्तराखंड से बाउंड्री शेयर नहीं करता है, या फिर इनमें से कौन सा राज्य उत्तराखंड से बाउंड्री शेयर करता है। 3 ही करते हैं भैया, पश्चिम में हिमाचल प्रदेश, फिर अगर नीचे की तरफ आते हो साउथ वेस्ट की तरफ तो सर हरियाणा, और अगर ईस्ट की तरफ आते हो, है ना, ईस्ट या मैं से बोलूँ साउथ ईस्ट की तरफ, तो सर ये आपका यूपी पड़ता है। ठीक है, अब ये आपको अच्छे से याद करना है कि भैया पहली बात 3 ही स्टेट हैं जो उत्तराखंड से बाउंड्री शेयर करते हैं। सबसे ज़्यादा जो बाउंड्री शेयर करता है मैक्सिमम, वो कौन करता है सर? यूपी बाउंड्री शेयर करता है। और मिनिमम कौन? हरियाणा। किससे? मात्र देहरादून से, है ना। हरियाणा सबसे ऐसा स्टेट है जो सबसे कम बाउंड्री शेयर करेगा। तो 3 ही स्टेट हैं, सबसे ज़्यादा कौन सर? यूपी, देन कौन सर? HP हिमाचल प्रदेश, और सबसे कम कौन सर? हरियाणा। 3 ही तो स्टेट हैं भाई, ऑर्डर भी लिख दिया इनका, है ना। यूपी सबसे ज़्यादा, देन हिमाचल प्रदेश, हरियाणा सबसे कम, है ना। 3 ही है भाई, फर्स्ट सेकंड थर्ड ही आएंगे, सिंपल, क्लियर। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, इसके बाद यूपी से कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट शेयर करते हैं ये भी ध्यान में रखिएगा। तो 5 डिस्ट्रिक्ट ना टोटली, रट्टा मार लो, यूपी से 5 डिस्ट्रिक्ट शेयर करते हैं। एक तो देहरादून कॉमन हो गया सर, इधर हरियाणा, अच्छा देहरादून हिमाचल से भी, देखो ये देहरादून की खास बात, ये हिमाचल प्रदेश से भी बाउंड्री शेयर कर रहा है। यहाँ नीचे यहाँ हरियाणा से कुछ बाउंड्री शेयर कर रहा है ना। और हिमाचल प्रदेश और हरियाणा की जो बाउंड्री शेयर करवा रही है वो यमुना रिवर करवा रही है। अरे ये भी याद कर लो भाई, है ना, यमुना रिवर शेयर करा रही है हिमाचल प्रदेश, और हरियाणा की जो बाउंड्री है वो यमुना रिवर बना रही है। और इधर सर देखो यूपी, है ना, यूपी का ये जो सहारनपुर वाला एरिया होता है ये शेयर कर रहा है ना। तो देखो कितनी खास बात है। क्या खास बात है कि सर जो देहरादून है ना, ये कहीं ना कहीं बाउंड्री शेयर कर रहा है। किसके साथ शेयर कर रहा है? हिमाचल प्रदेश के साथ भी शेयर कर रहा है। ठीक है, ये इधर हरियाणा के साथ भी कर रहा है, और ये थोड़ा सा एरिया जो है यूपी के साथ भी शेयर कर रहा है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है जी, इतनी बातें हमें ध्यान में रहेंगी सर, बिल्कुल ध्यान में रहेंगी। ठीक, अब आगे, अच्छा अब यूपी के साथ मैंने आपको बताया कि भैया यूपी जो है सबसे ज़्यादा, जो उत्तराखंड है अगर किसी स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है यूपी है। और यूपी में भी कौन सा ऐसा आपका जो एरिया है जो यूपी के साथ सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर कर रहा है? तो वह है उधम सिंह नगर। जहाँ भी मैंने USN लिखा है, उधम सिंह नगर, है ना, USN, शॉर्ट में USN लिख दिया है, बड़ा उधम सिंह नगर लिखने का मेरा मन नहीं था तो USN लिख दिया है। तो यूपी के साथ सबसे अधिक बाउंड्री कौन शेयर करता है? उधम सिंह नगर। और सबसे कम कौन करेगा? नैनीताल। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है। बाकी 5 डिस्ट्रिक्ट याद कर लो, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल और उधम सिंह नगर। और मैं फिर वही बात कह रहा हूँ, जो बच्चा मैप पे काबू पा लेगा भैया उसकी बल्ले बल्ले है।
है ना, जो बच्चा मैप पे काबू पा लेगा उसकी बल्ले बल्ले। जरा देखो इधर, सर यहाँ था हरियाणा, सर ये वाला यूपी का पोर्शन, देखो ये देहरादून है ना, देहरादून के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है। ये देखो सबसे ज़्यादा ये उधम सिंह नगर है, उधम सिंह नगर, और ये सारा नीचे यूपी है ना। देखो ये बाउंड्री आ गई, तो ये यूपी चल रहा है, यूपी 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 है ना, पूरा नीचे तक यूपी यूपी चलेगा। अब देखो यहाँ से ये यूपी के साथ सबसे ज़्यादा बाउंड्री यही शेयर कर रहा है, और सबसे कम कौन कर रहा है, सर यही तो हमारा नैनीताल है, नैनीताल है ना। नैनीताल घूमने जाऊंगा जब नौकरी लगेगी, तो खैर देखो नैनीताल है और सबसे कम बाउंड्री ही शेयर कर रहा है। तो मैप में जो अच्छे से फोकस करेगा, मैप में मेरी बातों को जो ध्यान से समझेगा वो क्लियर होगा। अगर मैं डायरेक्ट बताता ना तो ये चीज़ें दिमाग में नहीं बैठती, पर मैप में दिखा के बता रहा हूँ कि देखो ये नैनीताल है, ये नीचे यूपी आ गया, तो नैनीताल देखो इतना सही एरिया शेयर कर रहा है। सबसे बड़ा एरिया देखो उधम सिंह नगर यूपी से शेयर कर रहा है ना। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। देखो यूपी से देहरादून भी बाउंड्री शेयर करता है, यूपी से हरियाणा, आपका देहरादून से हरियाणा भी बाउंड्री शेयर कर रहा है। इधर आगे हिमाचल प्रदेश पीछे की तरफ, तो हिमाचल प्रदेश भी बाउंड्री शेयर कर रहा है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अच्छा, पीडीएफ मैंने ऑलरेडी इसकी सेव कर ली है दूसरे उसमें, तो ये पीडीएफ जो बेकार हो भी रही है, मैं आपको फ्रेश पीडीएफ इसका प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। और किसी बच्चे को थोड़ा सा राइटिंग में दिक्कत आती है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। हालांकि मेरा जो वो स्टाइलस है वो उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो इसलिए थोड़ा सा राइटिंग में मुझे दिक्कत आया, काफ़ी बार मुझे पेन चलाना पड़ा तब जाके लिखा गया, ठीक है। खैर आते हैं, बकवास नहीं करता मैं। चलो, डिस्ट्रिक्ट विच डू नॉट शेयर बाउंड्रीज, ऐसे 4 डिस्ट्रिक्ट भी हैं जो बाउंड्री शेयर नहीं करते हैं। अरे भैया ऑब्वियस बात है, वो इंटरनल राज्य हैं, हमारे इंटरनल स्टेट हैं। कौन कौन से हैं, तो जरा देखो सर, ये अल्मोड़ा, क्या ये अल्मोड़ा किसी के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है, नहीं सर, ये तो उत्तराखंड के अंदर कैप्चर हो गया। सर ये बागेश्वर, क्या ये शेयर कर रहा है, नहीं कर रहा है ना। इसके बाद और कौन आ गया, इधर देखो सर, ये हमारा रुद्रप्रयाग, क्या ये किसी के साथ बाउंड्री की शेयर कर रहा है, सर नहीं कर रहा। सर ये हमारा टिहरी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, क्या ये किसी के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है, नहीं कर रहा। तो कितने डिस्ट्रिक्ट हो गए सर, एक टिहरी गढ़वाल, दूसरा रुद्रप्रयाग, देखो याद भी हो गए साथ के साथ, तीसरा अल्मोड़ा और चौथा बागेश्वर। यही 4 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो किसी के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करते हैं। ये हमारे इंटरनल डिस्ट्रिक्ट हैं, नॉट स्टेट, इंटरनल डिस्ट्रिक्ट हैं, जो किसी भी बाउंड्री में जो भी किसी भी एक्सटर्नल बाउंड्री को शेयर नहीं करते, चाहे आप उसको इंटर स्टेट कह लीजिए चाहे इंटरनेशनल कह लीजिए, कोई भी बाउंड्री है शेयर नहीं करते हैं, ठीक है। लिखा हुआ है टिहरी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और अल्मोड़ा, ठीक। उत्तराखंड की सीमा से लगे राज्य तो मैंने बता दिया, एचपी, हरियाणा और यूपी 3 ही हैं। क्रम भी बता दिया, यूपी सबसे ज़्यादा, देन फिर एचपी और सबसे कम हरियाणा, ठीक है। अच्छा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, इसके बीच में एक और नदी बाउंड्री शेयर करती है, वो है टोंस नदी, है ना, टोंस। और ये मैंने आपको इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ाया भी था। टोंस रिवर जो है ये यमुना की सहायक नदी है, ध्यान रखना, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। जिस डायरेक्शन में नदी जा रही है उसके ये वाला राइट हैंड हो गया, इसका वाला लेफ्ट हैंड हो गया, ठीक है। अच्छा, मैंने उल्टा बता दिया, ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है ना, और ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, कौन सी है, टोंस। ये भी हिमाचल और आपका उत्तराखंड के बीच में बाउंड्री बनाती है, और फिर जब यमुना में मिल जाती है तो फिर यमुना रिवर हिमाचल और आपके उत्तराखंड के बीच में बाउंड्री बनाती है। जनरली जो देहरादून डिस्ट्रिक्ट है उसमें, है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा स्पीड में चल रहा हूँ भैया, कुछ ऐसी सच बात नहीं है, क्योंकि मैं रिपीट भी कर रहा हूँ चीज़ों को, तो आई थिंक ये चीज़ें याद भी होना शुरू हो जाएंगे, ठीक। आ जाओ, पौड़ी गढ़वाल, ठीक। डिस्ट्रिक्ट, अच्छा ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट है जो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट से बाउंड्री शेयर करता हो, तो हाँ जी बिल्कुल है, ऐसा भी तो है। तो भैया ये प्रश्न भी बनता है, पौड़ी गढ़वाल है ना, पौड़ी गढ़वाल हमारा वो डिस्ट्रिक्ट है जो सबसे अधिक बाउंड्री शेयर करता है। कितने डिस्ट्रिक्ट के साथ, 7 डिस्ट्रिक्ट के साथ करता है। अच्छा, मैप में देखें क्या, हाँ जी बिल्कुल, देखो सर, ये है हमारा पौड़ी गढ़वाल, है ना, पीजी, शॉर्ट में लिख देता हूँ, पौड़ी गढ़वाल पीजी, है ना। अब देखो कितने डिस्ट्रिक्ट के साथ शेयर कर रहा है, 1, इधर 2, ये 3, है ना। ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, सर ये हरिद्वार है, देहरादून के साथ भी शेयर कर रहा है। सर ये टिहरी गढ़वाल के साथ भी शेयर कर रहा है। सर ये रुद्रप्रयाग के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है। सर ये चमोली के साथ भी कर रहा है। सर ये अल्मोड़ा के साथ भी कर रहा है। सर ये नैनीताल के साथ भी बाउंड्री शेयर कर रहा है। और अल्मोड़ा, नैनीताल, पिथौरागढ़, इन तीनों के बीच में आने वाला हमारा एक नेशनल पार्क, जिसको हम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, या फिर जिसका नया नाम अब रामगंगा नेशनल पार्क होने जा रहा है ना, तो उसको भी ध्यान में रखना है। तो ये 3 के बीच के बाउंड्री के बीच में आता है, या 3 डिस्ट्रिक्ट्स के बीच में आता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है, और ये आपको ध्यान में रखना है। और अच्छा, इसके जो वेस्ट वाला पोर्शन है उसको हम अमनगढ़ भी कहते हैं, अमनगढ़ नेशनल पार्क, जो कि यूपी में आता है ना। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का ही वेस्ट साइड का एक्सटेंशन है, जिसको हम अमनगढ़ नेशनल पार्क भी कहते हैं, या अमनगढ़ टाइगर रिजर्व भी कहते हैं, जो यूपी में आता है। और ये मैंने आपको जो है ज्योग्राफी में उसमें भी पढ़ाया था। कृपया प्लीज़ बातों को ध्यान में दीजिएगा। तो जो पौड़ी गढ़वाल है ये 7 डिस्ट्रिक्ट से, उत्तराखंड के 7 डिस्ट्रिक्ट से बाउंड्री शेयर कर रहा है, और प्लस यूपी के डिस्ट्रिक्ट से भी बाउंड्री शेयर कर रहा है। ये आपको ध्यान में रखना है, पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, ठीक है। तो भैया ऐसा हमारे पास डिस्ट्रिक्ट है जो मैक्सिमम 7 बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है। चलिए, हाँ जी,
चलिए, तो कौन कौन से करता है मैंने बता ही दिया, नैनीताल, अल्मोड़ा, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, गढ़वाल, देहरादून और हरिद्वार। तो ये 7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ध्यान में रखिएगा। और मिनिमम कौन है भैया जो सबसे कम बाउंड्री शेयर करता है, तो वो है चमोली, केवल 3 डिस्ट्रिक्ट के साथ। आपने देखा था ये सर लंबा सा चमोली, इसके इधर ये पिथौरागढ़, ये अल्मोड़ा था, ठीक है। और एक मिनट देना भाई, हाँ ये अल्मोड़ा था और यहाँ बागेश्वर आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब बाकी हिमाचल प्रदेश जो है किन 2 डिस्ट्रिक्ट से बाउंड्री शेयर करता है, तो देहरादून और उत्तरकाशी। देख सकते हो भाई, ये आपका हिमाचल प्रदेश, ये देखो हिमाचल प्रदेश HP, इसके इधर ये देखो ये वाला पोर्शन देहरादून और ये वाला पोर्शन जो है उत्तरकाशी है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। बाकी मैंने अभी बताया चमोली, ठीक है। एक मिनट दीजिएगा भाई, ये ना कुछ मैंने डाटा इसमें गलत लिखा है, मैं इसको ठीक करता हूँ, क्योंकि चमोली 3 के साथ शेयर नहीं कर रहा है। देखो चमोली 1 तो यहाँ हो गया, 2 यहाँ हो गया, 3 यहाँ हो गया, 4 यहाँ हो गया, 5 हो गया, ठीक है। ये बागेश्वर आएगा, नॉट चमोली, ठीक है। मैं इसको अभी PDF में भी ठीक कर दूंगा। वही मैं कहूँ कुछ तो गड़बड़ कर दी गया, तो चमोली नहीं आएगा भाई, ये यहाँ पे चमोली सही लिखा था, ठीक है ना, ये बागेश्वर है। मैंने ये थोड़ा सा मिसप्रिंट कर दिया जिसकी वजह से कन्फ्यूजन हुआ है, कोई बात नहीं, मैं सही भी याद कर देता हूँ और PDF में भी सही करके दूंगा, ठीक है। तो बागेश्वर ही ऐसा है जो 3 डिस्ट्रिक्ट से बाउंड्री शेयर करता है। ऑब्वियस बात है, इंटरनल स्टेट है, याद करो कोई भी ये स्टेट इंटर स्टेट बाउंड्री या इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर नहीं करता है ना। 3 डिस्ट्रिक्ट के बीच में आ रहा है, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और चमोली के बीच में आ रहा है कौन, बागेश्वर, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। एक मिनट देना, बागेश्वर अल्मोड़ा है यहाँ पे, है ना, हाँ ठीक है, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और चमोली हो गया, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो अब ये बिल्कुल सही लिखा है, तो जो मिसप्रिंट था मैंने वो सही कर दिया, ठीक है। चलिए, हिमाचल प्रदेश मैंने आपको बता दिया, देहरादून और उत्तरकाशी से ही बाउंड्री शेयर करता है। तो फिर से आ जाओ जल्दी से एक बार, सर टोटल 2 डिवीज़न है, ठीक है। कुमाऊं डिवीज़न में आप पिथौरागढ़, है ना, फिर चंपावत, उधम सिंह नगर, नैनीताल, अल्मोड़ा और बागेश्वर को याद कर लेंगे। फिर उसके बाद गढ़वाल डिवीज़न में चमोली, आपका जो है टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, देहरादून, हरिद्वार को याद कर लेंगे। फिर आपको ध्यान में रखना है, ईस्ट की साइड बाउंड्री चाइना और नेपाल के साथ है, वेस्ट की साइड हिमाचल प्रदेश हरियाणा के साथ है। अगर आप साउथ में देखोगे तो उत्तर प्रदेश के साथ बाउंड्री शेयर है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब देखो मैंने क्या लिखा है, उत्तरकाशी और चमोली, है ना, ये देखो ये है चमोली, ये है उत्तरकाशी, किसके साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है सर, चाइना के साथ। तो ये देखो मैंने यहाँ लिखा भी है चाइना, ऐसे करके एरो बनाया और देखो चाइना के साथ, है ना। और ये जो चंपावत, उधम सिंह नगर, ये नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है। और इनके बीच में देखो वेन डायग्राम आता है ना सभी को, सर 2 सर्कल के बीच का जो एरिया होता है ये कॉमन एरिया होता है ना, वेन डायग्राम में। तो ऑब्वियस बात है पिथौरागढ़ कॉमन है, क्यों, क्योंकि सर ये चाइना और नेपाल दोनों से ही बाउंड्री शेयर कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक। चलिए आगे आते हैं, माउंटेन्स वर्सेस प्लेन्स ऑफ उत्तराखंड। तो देख लेते हैं कितना क्षेत्र हमारा जो उत्तराखंड का है वो पहाड़ी क्षेत्र है और कितना मैदानी क्षेत्र है। तो जो नेट हमारा है ना, कितना 54834 है ना, किलोमीटर स्क्वायर जो हमारा एरिया है। ये जो एरिया है, ठीक, इसको हम जनरली देखते हैं कि हमने 2 पार्ट्स में इसको बांटा हुआ है, ठीक है, पहाड़ी क्षेत्र और मैदानी क्षेत्र। जिसमें पहाड़ी क्षेत्र ऑब्वियस बात है अधिक है, जो 86% है टोटल एरिया का, और जो मैदानी क्षेत्र है वो मात्र 13.9% है। अच्छा, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते होंगे इस मैदानी क्षेत्र में, तो जरा देखो, उधम सिंह नगर आता होगा, है ना, फिर इधर देहरादून आता होगा, ठीक, फिर इधर हरिद्वार आता है, और फिर कुछ एरिया जो है नैनीताल का भी आता है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक। तो उधम सिंह नगर हो गया बिल्कुल प्लेन में, देहरादून हो गया, हरिद्वार हो गया और नैनीताल हो गया, ठीक। तो ये हमारे जो है प्लेन्स एरिया में आते हैं। और बाकी सारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं इनको छोड़कर वे सभी, मतलब 4 यहाँ हैं तो टोटल 9 हो गए। 9 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिसमें पूरा माउंटेनियस रीजन है, पर्वतीय क्षेत्र, जो कि नेट 86.1% को घेर के रखी है। अब अगर देहरादून, हरिद्वार या नैनीताल को देखो तो नैनीताल का थोड़ा सा पोर्शन ही जो है प्लेन्स में आता है, बाकी तो सारा पहाड़ों में ही है ना, माउंटेन्स में ही है। बाकी हरिद्वार भी देख सकते हैं सेम, देहरादून में भी सेम आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इसके बाद उत्तराखंड हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 4 मेजर नेचुरल पार्ट्स। तो इसको 4 नेचुरल पार्ट्स में बांटा गया है, ठीक। सबसे पहले जिसको हम ग्रेट हिमालय, हिमाद्री कह रहे हैं, ये सब मैं ऑलरेडी इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ा चुका हूँ। आई थिंक आपने इंडियन ज्योग्राफी का वो पोर्शन देखा भी होगा। आज से 4-5 महीने पहले मैं इंडियन ज्योग्राफी की क्लास कंप्लीट करा चुका हूँ। उस टाइम पे मैं वो आपको पढ़ा रहा था फॉरेंसिक साइंस के लिए। पर ऑब्वियस बात है वो इतनी हेल्पफुल है क्योंकि मैंने आपको बताया है आपका जो जीएस का पोर्शन है इसमें 10 टॉपिक है, जिसमें इंडियन आपका ज्योग्राफी भी सिलेबस में है, ठीक है। और आपने आई थिंक वो कंप्लीट कर लिया होगा, ठीक। तो चलिए सबसे पहले ग्रेटर हिमालयाज़। ग्रेटर हिमालयाज़ आप सभी जानते हैं, इसकी जो एवरेज हाइट है वो है 6000 मीटर, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, एवरेज हाइट
इज 6000 मीटर। इसके बाद आप जानते हो उत्तराखंड में जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो नंदा देवी है, ठीक। इसके बाद सेकंड हाईएस्ट बोले तो कामेत है। अच्छा, नंदा देवी और कामेत दोनों कौन से डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, तो ध्यान रखना है दोनों ही चमोली में आते हैं, मैंने यहाँ लिखा भी है ना। तो ये कई बार ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कि जो नंदा देवी पीक है या फिर कामेत जो पीक है ये किस डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो नंदा देवी पीक है इसकी हाइट भी याद रखना, डायरेक्ट एग्जाम में आता है कि भैया हाईएस्ट पीक है, याद तो रखा होगा, तो 7816 है ना मीटर। और कई बार कामेत की भी पूछी गई है तो 7756। हालांकि इतना डीप में आपके एग्जाम में नहीं पूछने का, केवल नंदा देवी की पूछ सकता है। तो नंदा देवी आपको पता है हाईएस्ट हमारी उत्तराखंड की पीक है, जो कि ग्रेटर हिमालयाज का पार्ट है, जो कि चमोली डिस्ट्रिक्ट में आती है। तो देखो शुरू की हमारी जो हाईएस्ट पीक है दोनों नंदा देवी है, कामेत है, दोनों ही चमोली डिस्ट्रिक्ट में आती हैं, ध्यान में रखना, ठीक है। इसके अलावा हमारे उत्तराखंड में बहुत सारे ग्लेशियर्स भी हैं। मेन ग्लेशियर्स आप याद कर सकते हो, क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम में आता है कि इनमें से कौन सा ग्लेशियर उत्तराखंड में एग्जिस्ट करता है या कौन सा नहीं करता है। तो ध्यान रखना, मिलाम हो गया, गंगोत्री हो गया, केदारनाथ ग्लेशियर हो गया, यमुनोत्री हो गया, हिम नाम से, कोसा नाम से, ये सारे ग्लेशियर्स हमारे जो हैं उत्तराखंड के ग्लेशियर्स हैं। याद रखना है क्योंकि एलिमिनेशन वाले क्वेश्चन में या कौन सा है कौन सा ग्लेशियर नहीं है ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं, उनके लिए ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके अलावा जो आपके ग्रेटर हिमालयाज हैं इसमें किस तरह के फॉरेस्ट या वन पाए जाते हैं, तो इसको हम शीतोष्ण, कटिबंधीय, सदाबहार, नुकीली पत्ती वाले वन कहते हैं, या इंग्लिश में बोलें तो टेम्परेट एवरग्रीन है ना। सदाबहार है, डेट मीन्स एवरग्रीन है। फॉरेस्ट विद पाइन लीव्स, आपको पता है कि जितनी भी हाइट होती है वहाँ पे ऑब्वियस बात है बर्फ़ गिरती है, तो ऑब्वियस बात है अगर मोटे पत्ते होंगे तो ऑब्वियस बात है बर्फ़ के भार से वो पत्ते टूट सकते हैं। इसलिए जनरली वहाँ की वेजिटेशन खुद का ऐसा हैबिटेशन कर लिया है कि वहाँ पे पाइन है ना, जो आप देखते हैं पाइन ट्रीज़ हैं वो वहाँ पे मिलते हैं, ठीक। तो उसमें कौन कौन से पेड़ मिलते हैं, तो वेजिटेशन भी हमें याद रखनी होती है। तो आप जब भी सभी को जनरली पता होता है, चीड़ हो गया, साल हो गया, फर हो गया, सरो हो गया, या फिर सागौन हो गया, है ना। सागौन जिसकी लकड़ियाँ बहुत काफ़ी जगह पे प्योर भी मानी जाती है, पायस भी मानी जाती हैं, ठीक। और ऐसा माना जाता है इसमें जो है कीड़े वगैरह आसानी से नहीं लगते हैं, ठीक। अच्छा, जो हायर हाइट्स हैं आप सभी को पता है इसके मूल निवासी जो हैं वो भोटिया होते हैं। और आप जानते हैं उत्तराखंड की 5 जो हैं शेड्यूल ट्राइब्स हैं जिसको हम जनजाति भी कहते हैं, है ना। तो हमारी जो 5 अनुसूचित जनजाति है उसमें से एक भोटिया भी है, ठीक। और आप इसके अलावा मुझे 4 का नेम कमेंट करेंगे, बाकी मैं इसको भी आपको आगे पढ़ाऊंगा भी, ठीक। तो आपको पता ही है जो भोटिया ट्राइब है ये जनरली हाइट्स पे एग्रीकल्चर करती है समर में, और विंटर में वापस से वो लोअर एरियाज़ में आ जाती है जहाँ पे बर्फ़ नहीं गिरती है, ठीक। या इसके अलावा वो पशुपालन भी करती है, बुग्याल वगैरह में आपको पता ही है चरवाहों की तरह भी ये देखे जाते हैं, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट जो श्रेणी है वो जंस्कार है। जनरली जंस्कार श्रेणी उत्तराखंड में देखने को कम मिलती है। आपको पता ही है कि ये जो काराकोरम रेंज है जिसको हम ट्रांस हिमालय कहते हैं, इसके बाद ये ग्रेटर हिमालयाज आते हैं, और ग्रेटर हिमालयाज में जनरली हम देखते हैं जांस्कर रेंज भी आती है। जांस्कर रेंज अगर आप देखो तो अगर आपने कभी ये जो तिब्बत वाला पार्ट है या हिमाचल प्रदेश का आपने देखा होगा, वो जो रूखा सूखा पार्ट है जहाँ लोग ट्रिप मनाने जाते हैं ना, तो वो वाला पोर्शन जो है वो जंस्कार का पोर्शन है। हालांकि उत्तराखंड में उसकी कुछ मैं बोल सकता हूँ वेस्टर्न जो एक्सटेंट है ना, कि भाई वहाँ पे आके एंड हो रहा है उत्तराखंड में, ऐसे कुछ पोर्शन आपको देखने को मिलेंगे। अदरवाइज जांस्कर रेंज आपको उत्तराखंड में देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। हालांकि जांस्कर रेंज का जो मेन एरिया है वो आपको जम्मू कश्मीर या फिर हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है, ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ लिखा भी है ये पॉइंट्स में, ठीक है। मेजर पार्ट इन जम्मू कश्मीर एंड तिब्बत, ठीक। मिडल हिमालयास तो हमारे यहाँ मिलते ही हैं। जनरली जितनी भी आप देखेंगे क्या कहते हैं मेन जो हिल स्टेशंस हैं वो मिडिल हिमालयाज में ही देखने को मिलती हैं, चाहे उसमें आप अल्मोड़ा ले लीजिए, है ना, मसूरी वगैरह, जो भी आप हिल स्टेशन लेते हैं, नैनीताल वगैरह, ये सब कहीं ना कहीं मिडिल हिमालयाज में आते हैं, ठीक। और ये जो मिडिल हिमालयाज हैं ये पैरेलल चलती हैं ग्रेट हिमालयाज के, मतलब ऊपर की ओर ग्रेट हिमालयाज, फिर उसके नीचे आपके मिडिल हिमालयाज चलते हैं, ठीक। इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ा चुका हूँ इसलिए मैं ज़्यादा डीप में यहाँ नहीं जा रहा, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी जिसने देखा होगा उसको कंप्लीट बातें समझ में आ रही होंगी, ठीक। फिर इसके बाद है नेक्स्ट शिवालिक आउटर हिमालयाज, ठीक है। इनकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर है और औसत ऊंचाई 900 से 1100 मीटर है, ठीक है। और आप लोग जो आपका होम टाउन है आप मुझे उसे कमेंट में करके बताइए कि कितनी हाइट पे आपका होम टाउन है, उसका नाम बताएंगे तो भी मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है। फिर इसके अलावा दून, ये दून क्या होते हैं तो आपको बता देता हूँ कि जो शिवालिक है ना, तो कहानी क्या है कि मान लो ये एक शिवालिक रेंज है, ये दूसरी शिवालिक रेंज है ना, इनके बीच में ये कुछ एरिया जो रह गया, ठीक है, इसको हम दून्स कहते हैं, मतलब एक तरह की घाटी हो गई जिसको हम दून कहते हैं। और सबसे जो फेमस आपने दून सुना होगा वो देहरादून है, ठीक है। हालांकि ऐसा माना गया है कि जो ये घाटियां हैं, है ना, इन शिवालिक्स के बीच में ऐसी कुछ घाटियां हैं, ठीक। तो था क्या कि कई टाइम पहले जब यहाँ बारिश होती होगी तो यहाँ पे ये कुछ लेक्स होंगी, है ना, क्या होंगी, लेक्स होंगी, ठीक। अब इन लेक का पानी धीरे धीरे एवापोरेट हो गया होगा या फिर निकास हो गया होगा, तो वहाँ पे जो खाली जगह बच गई उसको हम दून कहते हैं, ठीक है। तो किसी भी तरीके से आप इसको समझ सकते हैं।
बाकी आप सभी जानते हैं दून है तो ऑब्वियस बात है वहाँ पे हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होता है। बाकी जो देहरादून से होंगे, हल्द्वानी से होंगे, उनको पता है किस तरह का हाल रहता है। हालांकि हल्द्वानी दून नहीं है, देहरादून इज प्रॉपर दून, ठीक है। पर आपको पता है जो ऐसी घाटियाँ होती हैं उनमें जनरली टेम्परेचर जनरली हाई रहता है, ठीक। एनुअल रेनफॉल 200 से 250 सेंटीमीटर तक होती है। अधिक वर्षा है, मैं कहूँगा एवरग्रीन टाइप फॉरेस्ट यहाँ पे आपको दिखाई देंगे, ठीक। इसके अलावा यहाँ पे चूना प्राप्त होता है, लाइमस्टोन जिसको आप बेसिकली कह सकते हैं, ठीक। तो देहरादून का जो मदारसू जो है बाड़ाकोट में, ये बहुत फेमस है चूने के लिए। और चूना का ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, चूना का जो मिनरल है इसको डोलोमाइट कहते हैं, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जनरल साइंस का प्रश्न भी पूछ सकता है, या जनरल साइंस में भी पूछा जा सकता है कि चूना जो है इसका जो मिनरल है वो किसको क्या कहते हैं, तो इट इज कॉल्ड डोलोमाइट। कहाँ मिलता है जनरली? देहरादून में जो दून है ना, उसमें चूना जनरली हमें देखने को मिलता है, चूना पत्थर देखने को मिलता है। कैसे मिलता होगा? तो ऑब्वियस बात है भैया, काफ़ी मैंने बताया लेक्स वगैरह होगा तो पानी की वजह से वहाँ पे जो है रॉक्स वगैरह अच्छे से घिसी हैं, जिसकी वजह से वो लाइमस्टोन उत्पन्न हुआ है, ठीक। अब जल्दी से देख लेते हैं क्लाइमेट ऑफ उत्तराखंड, ठीक। तो जनरली इनके नाम याद कर लेने हैं, प्रश्न डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलते हैं कि जो ग्रीष्म ऋतु है, वर्षा ऋतु है, शीत ऋतु है, 3 तरह की ऋतु उत्तराखंड में भी देखने को मिलती हैं। तो ग्रीष्म को रुरी या खरसाऊ कहते हैं, ये ध्यान में रखना है। और ये मार्च से जून तक का है ना, मिड मार्च से मिड जून आप इसको कह सकते हैं बेसिकली। और जो वर्षा ऋतु है इसको हम बसगाल या चौमास कहते हैं। ये जनरली चौमास वर्ड तो सबने सुना होता है, और जनरली यूपी में भी काफ़ी जगह चौमास वर्ड जो है यूज़ किया जाता है। तो मिड जून से मिड अक्टूबर तक का जो टाइम है इसमें हमें वर्षा देखने को मिलती है। तो जब भी मेरा जो वीडियो आ रहा है ऑब्वियस बात है ये अप्रैल में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये ग्रीष्म ऋतु है, ठीक है। और जो शीत ऋतु है इसको स्यूंद कहते हैं, या फिर शीतकाल भी कह सकते हैं, ठीक है। स्यूंद वगैरह आपने गानों वगैरह में भी काफ़ी बार ये वर्ड सुना होगा, या शीतकाल जो कि मिड अक्टूबर से मिड मार्च तक देखने को मिलता है, ठीक। तो इसमें नेचुरल डिज़ास्टर देख लेते हैं। सबसे जो मेन हमारे यहाँ प्रॉब्लम है वो अर्थक्वेक है ना, भूकंप है, जिसमें हम जानते हैं कि जो उत्तराखंड है इसमें अगर आपने कभी ज्योग्राफी में थोड़ा बहुत भी ध्यान किया होगा, ऑब्वियस बात है क्लास 9-10 में भी हमने चीज़ें पढ़ी होती हैं कि भाई जितना भी हमने ऑलरेडी सिस्मिक मैप बनाया हुआ है। सिस्मिक मैप का मतलब है कि भाई पूरा भारत है उसका स्ट्रक्चर देखा है ना, इंटरनल स्ट्रक्चर देखा, उसकी स्टडी करी और ये पता लगाया कि कौन सा जो एरिया है वो किस जोन में आता है, मतलब किस लेवल का वहाँ भूकंप आ सकता है। तो ऑब्वियस बात है जो उत्तराखंड है ना, जोन 5 में आता है, मतलब सबसे तीव्र लेवल का है ना। अगर रिक्टर स्केल पे देखो तो 9 तक का यहाँ भूकंप, 0.9 है ना, 9 पॉइंट समथिंग का भूकंप यहाँ आ सकता है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस बात है फॉल्ट लाइन में आ रहा है। अब ये फॉल्ट लाइन वगैरह क्या होती हैं तो आपको पता होगा कि जनरली जो आपका जो ये हमारी इंडियन प्लेट थी, आपको पता है यूरेशियन प्लेट से टकराई थी और वहाँ पे 33 सीख था, है ना। फिर जब वो टकराई तो ऑब्वियस बात है वो टकराने की वजह से ये जो इंडिया का पोर्शन है ना, ये जो भारत है हमारा प्यारा भारत, ठीक है, जहाँ पे ग्रेटर हिमालयाज बने हैं, ठीक, ये ऑब्वियस बात है फॉल्ट लाइन की तरह है। वाई फॉल्ट लाइन? क्योंकि यहाँ पे ये इंडियन प्लेट है नीचे, ऊपर यूरेशियन प्लेट है, तो ऑब्वियस बात है 2 प्लेट के बीच का ये एरिया है ना, या वो लाइन जहाँ पे 2 एरियाज ऑलरेडी बटे हुए हैं। तो ऑब्वियस बात है जब ये प्लेट आपस में खिसकती हैं तो ये फॉल्ट लाइन में दरार आती है, जिसकी वजह से भूकंप आने के बहुत ज़्यादा चांस बनते हैं। खैर मैं ज्योग्राफी में इतना डीप में नहीं जा रहा, ठीक। तो उसको मैं फिलहाल इतना कहूँगा कि आपको उत्तराखंड को ध्यान में रखना है कि किस जोन में आता है। तो जोन 5 में आता है, सबसे ज़्यादा भूकंप है ना प्रभावित वाला क्षेत्र जो है उत्तराखंड का देखा जा सकता है ड्यू टू द फॉल्ट लाइन। और आपको पता है भी उसका सबसे जो मैं कहूँ अभी लेटेस्ट एग्जाम्पल है वो आपको पता है, जो हमारा जोशीमठ वाला एरिया है जो खिसक रहा है ना, मेन रीज़न भूकंप की वजह से क्या आ सकता है सर? लैंड स्लाइड आ सकता है, ठीक है। तो क्या क्या चीज़ें जनरली उत्तराखंड में देखने को मिलती हैं? अर्थक्वेक देखने को मिलती हैं, अर्थक्वेक की वजह से लैंडस्लाइड भी देखने को मिलती हैं। और लैंडस्लाइड का रीज़न अर्थक्वेक नहीं है ना, लैंडस्लाइड के रीजन अर्थक्वेक भी हो सकता है और एक्सेस रेन भी हो सकता है ना। एक्सेस रेन अधिकता में बारिश होने की वजह से, या सिंपली जिसको हम क्लाउड ब्रस्ट कहते हैं, है ना, क्लाउड ब्रस्ट। और क्लाउड ब्रस्ट से आपको 2013 की जो है घटना तो याद आती होगी कि उत्तराखंड में किस तरीके से 2013 में जो है बाढ़ आई थी 16 से अगर आप 21 जून को देखें, ठीक है। तो उस टाइम पे किस तरीके से एकदम से क्लाउड ब्रस्टिंग हुआ था, उस क्लाउड ब्रस्टिंग से कितना ज़्यादा जो है हैवी रेनफॉल हुआ था और उससे बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड हुई थी। तो जो भूस्खलन होता है इसके 2 कारण हो सकते हैं, भूकंप भी हो सकता है और क्लाउड ब्रस्टिंग या जिसको हम बादल फटना कहते हैं वह भी हो सकता है, ठीक। तो ध्यान रखना सेस्मिक जोन नंबर 5 में आता है, डायरेक्ट प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो क्या क्या हो सकता है जनरली? भूकंप, बादल फटना, तीव्र बाढ़, भूस्खलन, हिमस्खलन या गर्मियों में सूखा, है ना। सूखा भी काफ़ी जगह देखने को मिलता है कि बारिश नहीं हो रही है और जो अपर एरिया है जहाँ पे आपको पता है नेचुरल स्रोत होते हैं पानी के, वे सूख जाते हैं, जिसकी वजह से गर्मियों में सूखा भी पड़ जाता है, ठीक। तो उत्तराखंड में आप सभी को मैंने ये बताई है कि 2013 में जो बादल फटने वाली आपदा हुई थी 16 से 21 जून की, वो आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। उसकी डेट लगभग याद रखनी होती है। और इसके अलावा हमारे यहाँ उत्तराखंड में भी आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 है ना, इसमें जनरली 1 अध्यक्ष और 8 सदस्य होते हैं।
और एक चीज़ और वेरी इंपॉर्टेंट कि जो जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण होता है ना, ऑब्वियस बात है हर स्टेट का अलग होता है और स्टेट के बेसिस पे ही आपका डिस्ट्रिक्ट का जो है डिज़ास्टर मैनेजमेंट बनाया जाता है। तो उसके जो हेड होते हैं वो जिला अधिकारी डीएम साहब ही होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और जो फंड्स वगैरह होते हैं डिस्ट्रीब्यूट करना होता है वो सब डीएम साहब को ही करना होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, हो सकता है ऐसा प्रश्न भी पूछ ले, तो ध्यान रखना जिलाधिकारी ही जो है आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो फंड है उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक। चलिए खैर, तो आगे है नेक्स्ट मृदा, है ना, जो उत्तराखंड है उसमें किस तरह की जो है मृदा या मिट्टी पाई जाती हैं। तो माउंटेनियस, जिसको हम एरिड सॉइल भी कहते हैं, ठीक है, पहाड़ी मिट्टी। तो ये जनरली ड्राई और कोल्ड प्लेस पे ही मिलती है, ठीक। जनरली मैंने आपको बताया जंस्कर रेंज में ये देखने को मिलती है, तो उत्तराखंड में भी कुछ पोर्सन वो देखने को हमें मिलता है, ठीक। बाकी वेरी इंपॉर्टेंट भाबर और तिराई, है ना, कई बार तो स्टेटमेंट में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि भाबर क्षेत्र कौन सा है या तिराई क्षेत्र कौन सा है, तो आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है। तो भाबर क्या है, इट इज़ अ हिली एरिया दैट इज कंपोज्ड ऑफ लूज रॉक एंड बोल्डर्स, ठीक है। तो भाबर क्या होता है, पहाड़ का वह क्षेत्र जहाँ पे ढीली चट्टान या पत्थर होती है। जनरली आप देखते हैं नदी के आसपास ये भाबर का क्षेत्र देखने को मिलता है, पर ये हिल के ही होता है ना, हिल के ही कॉन्फ्लुएंस में होता है, ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं कि हिल खत्म हो गया जैसे शिवालिक के एंड पे, वो पोर्सन नहीं होगा, जनरली माउंटेन होगा बड़ा सा, उसके ही लोअर एंड पे जहाँ पे आप देखते हैं बड़े बड़े पत्थर पड़े हैं, ठीक है, उसको हम भाबर कहते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर बांगर एक एरिया कंपोज्ड ऑफ क्ले एंड सैंड, है ना, जो क्ले और सैंड से बनी होगी, डेट मीन्स शिवालिक का जो कन्फ्लुएंस होगा या लोअर एरिया होगा वहाँ पे जनरली हमें बांगर देखने को मिलता है, ठीक है। अब उसी के थोड़ा सा और नीचे की तरफ जाओ तो हमें खादर देखने को मिलता है, जहाँ पे एल्यूवियल सॉइल मिलेगी। आप सभी को पता है एल्यूवियल जो सॉइल है, जलोढ़ जो मिट्टी होती है, आप सभी को पता है ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, अच्छी क्रॉप होती है, ठीक है। और जो हमारा आपको मैंने पढ़ाया था इंडियन ज्योग्राफी में कि जो हमारे गंगा के मैदान है, चाहे इंडस के जो मैदान है, चाहे ब्रह्मपुत्र के मैदान है, होता क्या है आप सभी को पता है, जो नदियाँ आती हैं तो अपने साथ बहुत सारा सिल्ट लेके आती हैं, ठीक है। उन सिल्ट में आप सभी को पता है बहुत सारे मिनरल्स होंगे, और जब वो मिनरल्स आके लोअर लैंड में आएंगी, जिसको हम प्लेन्स कहते हैं, है ना, मैदान जो कहते हैं, मैदान में जब आएगी तो ऑब्वियस बात है वो सारे जो मिनरल्स हैं उस मैदान में पहुंचेंगे, जिसकी वजह से मिनरल्स वगैरह वहाँ पे प्रचुर मात्रा में होंगे और बहुत अच्छी फसल वहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है। तो खादर वो एरिया होगा जहाँ पे वो जलोढ़ मिट्टी या अलुवियल सॉइल, ठीक है, वह देखने को मिलेगी, इट इज कॉल्ड खादर, ठीक है। इसके अलावा तराई रीजन, तराई नाम से पता चल रहा है निचला क्षेत्र, है ना, लोअर एरिया, ठीक, लो लाइंग एरिया डेट कंपोज ऑफ मार्सी लैंड, मार्सी का मतलब दलदल भूमि होगी, ठीक। होता क्या है जनरली ऐसा देखा जाता है कि नदियां जब आती हैं अपनी यूथफुल स्टेट में, यूथफुल मतलब जब धीरे धीरे यूथफुल स्टेज के फाइनल में आती हैं ना, फिर उसके बाद जो ऑब्वियस बात है वो प्लेन्स में एंटर करने लगती हैं। तो जैसे वो यूथफुल स्टेज में आती हैं तो कुछ एरियाज ऐसे देखे जाते हैं जहाँ पे नदी अंडरग्राउंडेड हो जाती है ना, मार्सी, वहाँ पे दलदल देखने को मिलता है, तो उसी रीजन को हम जनरली तराई रीजन कहते हैं, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो तराई रीजन कैसा है सर, मार्सी लैंड है, दलदल वाला एरिया। खादर कैसा है सर, जहाँ पे एल्यूवियल सॉइल होगी, ठीक है, जलोढ़ मिट्टी होगी। सर भाबर कैसा एरिया है, ये जनरली बड़े बड़े पहाड़ के आप देखेंगे निचला क्षेत्र है या वैली की तरह होगी, घाटी की तरह होगी, जहाँ पे बोल्डर्स वगैरह चट्टान वगैरह होंगी, वो आपको ध्यान में रखना है। और इसके अलावा बांगर क्या होंगी, वो एरिया जहाँ पे क्ले और सैंड ही होगा, है ना। ये जनरली बांगर वाला जो एरिया है ये आपको जैसे आप देखते हैं कि गंगा जब इधर हरिद्वार से नीचे की तरफ आ जाती है तो वहाँ पे नदी में केवल हमें जो है मिट्टी वगैरह देखने को मिलती है, ठीक है। तो वो एरिया को जनरली हम बांगर कह सकते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट ब्राउन, रेड एंड येलो सॉइल, ठीक है। तो भूरी, लाल और पीली मिट्टी, ठीक। ये फर्टाइल सॉइल होती है क्योंकि यहाँ पे जो है सेडिमेंट्री रॉक होते हैं, आपको पता है जनरली 3 तरह के हमारे पास रॉक होते हैं, सेडिमेंट्री, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। तो सेडिमेंट्री रॉक्स आप सभी को पता है ये इसमें जनरली मिनरल्स होते हैं, क्योंकि जितने भी मेटामॉर्फिक रॉक से मिनरल आते हैं वो ऊपर आके सेडिमेंट्स में जनरली जमा हो जाते हैं, और जो अंदर से मिनरल वगैरह धरती के अंदर से जो मिनरल्स हैं वो निकल के बाहर आ जाते हैं, ठीक। तो जो ब्राउन, रेड और येलो सॉइल उत्तराखंड में पाई जाती है ये जनरली फर्टाइल होती है, ठीक। और इसमें ऑर्गेनिक मैटर, है ना, कार्बनिक जो पदार्थ होते हैं, ऑब्वियस बात है आप जानते हैं ऑर्गेनिक खेती आपने सुनी होगी, तो ऑर्गेनिक मैटर की प्रेजेंस से ही होता है, ठीक। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ब्राउन, रेड और येलो सॉइल, दीज आर वेरी फर्टाइल सॉइल। फिर हाई माउंटेनियस सॉइल, ठीक है, और जो ऊंची पहाड़ी जो माउंटेनियस सॉइल है इसमें आपने देखा है बहुत सारे पेड़ देखने को मिलते हैं, जैसे देवदार हो गया, चीड़ हो गया, पाइन हो गया, आप सभी को पता है हाइट पे देखने को मिलते हैं, इसमें कुछ ऐसा जानने वाला नहीं है। फिर आगे सॉइल्स ऑफ हाई माउंटेन पास्चर प्लेन, अच्छा आपने देखा भी है कि जो हाई माउंटेन्स हैं उसमें एक और तरह की सॉइल देखने को मिलती है, ठीक, जिसमें हम बुग्याल, है ना, जिसको हम एल्पाइन मिडोज भी कहते हैं, है ना, एल्पाइन। अच्छा ये एल्पाइन वर्ड जनरली एल्टीट्यूड और पाइन ट्री से मिलकर बना है ना, एल्पाइन एल्टीट्यूड, है ना, हाइट, और पाइन ट्रीज, इन दोनों को मिला के एल्पाइन मिला है। तो आप जानते हैं ऊंचे क्षेत्र में भी बहुत सारी जगहें ऐसी आती हैं जहाँ पे केवल हरे घास के मैदान होते हैं, कोई भी पेड़ वगैरह नहीं होगा, हरे घास के मैदान होंगे, बहुत हाइट पे देखने को मिलते हैं, जिसको हम आम भाषा में बुग्याल भी कहते हैं, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अब बाकी आगे पढ़ते हैं रिवर्स ऑफ उत्तराखंड।
अब देखो रिवर्स ऑफ उत्तराखंड में मेन जो गंगा है, यमुना है, मैं आपको वो पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी में भी। और जो पंच प्रयाग हैं उसके बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से डीप में पढ़ाया है, ठीक है, और याद करने का बिल्कुल परफेक्ट तरीका भी बताया था। और मे भी आपके एग्जाम में पंच प्रयाग से ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बाकी जैसे कुछ रिवर्स हैं आपको सीधे सीधे याद रखनी है। जैसे मैंने आपको बताया ये जो काली रिवर है ये बाउंड्री बना रही है ना, किसके बीच में, इंडिया और नेपाल के बीच में, जिसको हम शारदा रिवर भी कह रहे हैं, ठीक। तो ऐसे ऐसे ये रिवर्स को आपको बेसिक जो रिवर्स हैं वो तो आपको याद रखनी है। फिर इसके बाद हमने यहाँ पे जैसे कोसी रिवर है ना, कोसी रिवर है, हालांकि कोसी बिहार वाली नहीं है कि सौरव बिहार कह रहे हो, ये कोसी रिवर है ना जो आप देख रहे हैं, जिसके पास जो है गर्जा मंदिर देखने को मिलता है, ये वही कोसी रिवर है। फिर ये रामगंगा रिवर है ना, और इसके अलावा ये सरयू रिवर है ना, जिसके आप देखेंगे बैंक पे बागेश्वर है ना, बागेश्वर का बागनाथ मंदिर, तो वो जो है सरयू रिवर के कॉन्फ्लुएंस पे है, ये आपको ध्यान में रखना है। बाकी आपको ज़्यादातर रिवर्स में पढ़ा ही चुका हूँ कि कौन सी नदी कहाँ पे मिलती है, कौन सा प्रयाग कहाँ पे मिलता है, तो सब इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ा चुका हूँ। बाकी इस मैप को एक बार देख लेंगे, अपने जो है डिस्ट्रिक्ट के आसपास से कंपेयर करना शुरू करेंगे कि मेरे डिस्ट्रिक्ट के आसपास ये रिवर जो है जाती है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अब डैम्स ऑफ उत्तराखंड, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करना है कि भाई इचारी बांध कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो देखो ये देहरादून में है ना, देहरादून में। और ये जो मैंने लिया है जितने भी ये मैप्स लिए हैं, तो मैं ये थैंक यू कहना चाहूँगा। जो आपके घटना चक्र हैं उत्तराखंड का, तो उसमें जो ये मैप्स हैं ये बहुत अच्छे से दिए हैं, ठीक। और एक सिंगल मैप में ही आपको इतनी सारी चीज़ें याद हो जाती हैं कि जैसे इचारी बांध हो गया है ना, लखवर बांध हो गया, ये सब कहाँ है, ये देहरादून में, क्लियर याद करना है। उत्तरकाशी में बांध है, हाँ जी है, मेंद्री बांध है, क्लियर याद करना है। देखो पिथौरागढ़ में धौली गंगा है ना, और याद कीजिए धौली गंगा जो रिवर है, इसी पे आप देखेंगे बाढ़ आई थी अभी कुछ टाइम पहले है ना, एक ग्लेशियर आके टूट गया था, और फिर इसकी वजह से जो है एकदम से ही बहुत सारा पानी इकट्ठा हो गया था, एक तरीके का वहाँ पे लेक बन गया था। और फिर जैसे ही वो लेक टूटा तो आपको पता है वो सारा पानी आया, और जो वहाँ पे NTPC का पावर प्लांट था वो भी जो है बह गया था, ठीक है। खैर इसके अलावा जनरली जो बांध हैं वो आप हाई एरियाज़ पे ना देख के आप लोअर एरियाज़ में देखते हैं, ठीक है। अब ऐसे ही टेहरी गढ़वाल में आप जानते हैं टेहरी बैंड, और टेहरी बांध आप मुझे बताएंगे कौन सी दो रिवर्स के बीच में है, ठीक है। अलकनंदा रिवर हो गई, और दूसरी रिवर कौन सी है जिसके बीच में आपका टेहरी, जिन दो रिवर्स के बीच में आपका टेहरी डैम को बांधा गया है, ठीक है। फिर यहाँ पे कोटेश्वर बांध भी है टेहरी गढ़वाल में, ध्यान में रखना है। और पौड़ी गढ़वाल में रामगंगा बांध है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके अलावा उधम सिंह नगर में भी बांध है जिसको हम भीमताल बांध कहते हैं, और सॉरी नैनीताल में ये बांध है जिसको हम भीमताल बांध कहते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना। और जमरानी बांध कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा उधम सिंह नगर में आप देख सकते हैं बैगुल बांध हो गया, बौर बांध हो गया, धोरा बांध हो गया, हरिपुर बांध हो गया, और नानक सागर बांध हो गया, और तुमरिया बांध हो गया, ठीक है। तो ये आपको याद करने हैं, थोड़े से ही बांध है, 10-12 बांध, इनका रट्टा मारना है। अब एक बार में नहीं रटे जा सकते, इसलिए कह रहा हूँ 3 से 4 बार रिवीजन करना है। कुछ टॉपिक तो ऐसे हैं जो आपको तुरंत ही याद होंगे, बांध वगैरह मुझे पता भी अच्छे से याद ही होंगे। जो रिवर आपने मेन सुनी जैसे टेहरी डैम है ना, टेहरी गढ़वाल में, तो ये तो आपको याद ही है। बट ऑब्वियस बात है कुछ नई चीज़ें देखने को मिली हैं, जैसे बैगुल बांध कहाँ है बता दो, है ना, उधम सिंह नगर में। तो ऑब्वियस बात है इसको तो 2 से 3 बार रटना ही पड़ेगा। डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि बता दो जमरानी बांध कहाँ है ना, तो ऑब्वियस बात है डेमोग्राफी में आता है, और 10 से 12 बांध है, इनको आपको याद कर लेना है, ठीक है। तो प्लीज़ इसको अच्छे से याद कीजिएगा, 10 से 12 बार आपके टोटल बांध हैं, इनको अच्छे से बस पढ़ लेना है, ठीक। चलिए उत्तराखंड के प्रमुख ग्लेशियर हिमनद तो ये याद करने हैं भैया, जरा जल्दी से बता दो, क्या हमने यमुनोत्री ग्लेशियर के बारे में नहीं पढ़ा, गंगोत्री के बारे में नहीं पढ़ा, है ना, डोरियानी ग्लेशियर के बारे में नहीं पढ़ा, बंदरपूछ ग्लेशियर बताओ कौन सी रिवर यहाँ से निकलती है, पढ़ाया था बंदरपूछ ग्लेशियर से कौन सी रिवर निकलती है, ये आप मुझे बताएंगे, ये मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है इंडियन ज्योग्राफी में, कमेंट में आप मुझे इसका आंसर बताएंगे, ठीक है। आ जाओ भैया 2013 की हम जिस कहानी की बात कर रहे हैं, है ना, कि भैया एकदम से ही जो है बड़ा सा एक जो आपका आप देखेंगे वाकई वहाँ पे कितना पानी होगा। अगर आप अब चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर को देखेंगे ना, तो देखेंगे भाई वहाँ नीचे डेप्थ तक कितनी गहरी वो झील थी, है ना, कितना गहरा वहाँ पे पानी रुका हुआ था, और पानी एकदम से टूटा, है ना, ड्यू टू हैवी रेनफॉल, और कितना हाई अमाउंट का पानी वो केदारनाथ मंदिर की तरफ आया होगा, ठीक है। तो खैर जो मेन आपदा का स्रोत था वो चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर ही था, ये आपको ध्यान में रखना है। और वहीं पे केदारनाथ ग्लेशियर भी है, आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। कहाँ है, सरयू रुद्रप्रयाग में है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा दुनागिरी ग्लेशियर हो गया, बद्रीनाथ ग्लेशियर हो गया, सतोपंथ और भागीरथी ग्लेशियर हो गया, ये चमोली में है, ध्यान में रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। बाकी मिलाम, काली, नामिक,
हरमणी, पिनौरा, है ना, रलाम, पोंटिंग ग्लेशियर, ये सब पिथौरागढ़ में है, ये ध्यान में रखना है। अच्छा, कुछ ही चीज़ ध्यान में रखो, क्या ग्लेशियर हमारे लो लाइंग एरिया में हो सकते हैं? नहीं, तो ये उसी एरिया में होंगे जहाँ पे हमारे ग्रेटर हिमालयाज़ हैं, है ना, तो ये ऊपर वाले डिस्ट्रिक्ट्स में जनरली देखने को मिलेंगे, ठीक है। और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, खतलिंग ग्लेशियर, ये न जाने कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है कि खतलिंग ग्लेशियर किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, या फिर उत्तराखंड का ऐसा कौन सा ग्लेशियर है जो इनमें से कौन सा ग्लेशियर है जो उत्तराखंड में पड़ता है, तो खतलिंग ग्लेशियर टेहरी गढ़वाल का, है ना, एकमात्र ग्लेशियर है, तो ये पूछा जाता है। ऐसे ही बागेश्वर में कुछ हमारे ग्लेशियर आते हैं, जैसे सुंदर डूंगी हो गया, सुखराम ग्लेशियर हो गया, कफनी ग्लेशियर हो गया, मैकतेली ग्लेशियर हो गया और पिंडारी ग्लेशियर हो गया। वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसमें सबसे ज़्यादा पूछा गया है पिंडारी ग्लेशियर, ठीक है। यहाँ देख लो पिथौरागढ़ में जो सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं, एक तो आपका पोंटिंग ग्लेशियर सबसे ज़्यादा पूछा गया है, ठीक है। दूसरा आपका काली ग्लेशियर काफ़ी बार पूछा गया है, मिलाम ग्लेशियर काफ़ी बार पूछा गया है, ठीक है। इधर आ जाओ, सतोपंत और भागीरथी ग्लेशियर, ये तो सभी को रटा हुआ होगा। बद्रीनाथ ग्लेशियर पूछा गया है काफ़ी बार, ठीक है। यहाँ चौराबाड़ी ग्लेशियर हो गया, ठीक। यमुनोत्री, गंगोत्री, ये तो जाने कितनी बार पूछे गए हैं। और बंदरपुर ग्लेशियर, ये आपको ध्यान में रखना है, और ये भी बताना है कि कौन से रिवर के कन्फ्लुएंस पे है, ठीक है। चलिए, उत्तराखंड के प्रमुख जलप्रपात, ऑब्वियस बात है वाटरफॉल्स की बात कर रहा है, तो कुछ ही हैं जिसमें आप कैंपटी जलप्रपात, काफ़ी लोग घूमने गए होंगे, ठीक है। इसके अलावा देहरादून में हार्डी भट्टा जलप्रपात हो गया, गरुड़ चट्टी जलप्रपात हो गया, टाइगर वेरी इंपॉर्टेंट है, नीरगढ़, ठीक है। सहस्त्रधारा, काफ़ी बच्चे सहस्त्रधारा जलप्रपात में भी घूमने गए होंगे, और आजकल जो है काफ़ी लोग यहाँ जा भी रहे हैं, और आप देखते होंगे शॉर्ट्स वगैरह भी काफ़ी लोग यहाँ के बनाते हैं, है ना। खैर, और फूल चट्टी जलप्रपात, ये आपको ध्यान में रखना है। ये सब कहाँ है सर? ये सब देहरादून में है, और आजकल ये है ना काफ़ी क्या कहते हैं ट्रेंडिंग में है, ठीक, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा नैनीताल में भी है एक, हाँ जी है, कॉबेट जलप्रपात, और इसके अलावा पिथौरागढ़ में है, बिल्कुल है। बिरथी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, और चिनेश्वर, ये आप सेकेंडरी रूप में याद कर सकते हो। अदरवाइज बिरथी जलप्रपात पूछ चुका है, पिथौरागढ़ में है ना। वसुधारा जलप्रपात, है ना, काफ़ी लोग जो है बद्रीनाथ जाते हैं, उसके बाद वसुधारा जलप्रपात भी जाते हैं, और वहाँ मान्यता है कि भैया जिसके ऊपर ये जलप्रपात की बूंदें नहीं गिर रही वो पापी है ना, ऐसे करके भी वहाँ पे मान्यताएं हैं। तो खैर, चमोली, है ना, इसी में बद्रीनाथ आपका जो मंदिर है वो आता है, और इसी से कुछ 2-2.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर आगे जाकर जो है आपका वसुधारा जलप्रपात भी आता है, ठीक है। तो कैंपटी, वसुधारा, बिरथी, ये बिल्कुल याद करना, रट्टा इसका अच्छे से मारना है। अब उत्तराखंड की प्रमुख झीलें या ताल, ठीक है, इसमें से बहुत सारी तालें आपने सुनी होंगी, ठीक। एक ताल, सबसे पहले मैं यही इसी की शुरुआत करता हूँ, ये है नचिकेता ताल, कहाँ है? उत्तरकाशी में है, PYQ भी है, ध्यान में रखना, ठीक है। अच्छा, डोरीडाल PYQ है, ध्यान में रखना। नचिकेता ताल PYQ है, वाई PYQ? देखो, दो ताल हैं, ये आपको बड़ी ही दिक्कत करती हैं, जिसमें से नैनीताल में एक है नौचुकिया ताल। अब ये नौचुकिया ताल, और अगर आप इस ताल को देखो जिसको हम नचिकेता ताल कह रहे हैं, इसमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है ना, बिल्कुल सेम सिमिलर साउंड करता है। वेरी इंपॉर्टेंट, फिर से बोल रहा हूँ, याद करना है, सिमिलर वर्ड्स हमेशा कंफ्यूजिंग होते हैं, सिमिलर वर्ड्स पे ही क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है। अगर ताल पे दिमाग में कुछ आएगा एग्जामिनर के, तो यहाँ तक भी आ सकता है ना, और ये पूछा जा चुका है इस तरह का प्रश्न जहाँ पे हमें दिक्कत होती है, ठीक। इसके अलावा उधम सिंह नगर के ताल वेरी इंपॉर्टेंट है। द्रोण सागर पूछा जा चुका है कि द्रोण सागर कहाँ पे जो ताल है कहाँ पे है, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। और इसके अलावा चंपावत का भी याद कर सकते हो, झिलमिल ताल हो गया, है ना, तो ये आप ध्यान में कर सकते हो। बाकी नैनीताल के तो सारे याद करने हैं, नैनीताल हो गया, भीमताल हो गया, सात ताल हो गया, खुरप ताल हो गया, है ना, जिसमें जनरली खुरप के जैसा दिखाई देता है, ठीक। इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट, चमोली के तो सारे याद करने हैं, रूपकुंड हो गया, हेमकुंड, ठीक है, होमकुंड हो गया, सतोपंत ताल हो गया, वेणी ताल हो गया, लिंग ताल हो गया, सुख ताल हो गया, विष्णु ताल हो गया, और विरही ताल हो गया, ठीक है। और ऑब्वियस बात है, जो आपका चमोली डिस्ट्रिक्ट है, इसमें आपका जो है बद्रीनाथ भी है, तो ऑब्वियस बात है उसी के नाम पे विष्णु ताल भी आप याद कर सकते हो, ठीक है। और उत्तरकाशी में केदार ताल हो गया, है ना, भरासर ताल हो गया, लामा ताल हो गया, देवसाड़ी ताल हो गया, और फाच किंडी ताल हो गया, ठीक है, फाच किंडी ताल हो गया, आपको ध्यान में रखना है। देखो, मैं आपको बार बार ये कहूँगा कि सारे ही नहीं करने हैं, जो मेन आपको बता रहा हूँ, जैसे मैंने अभी नचिकेता ताल वाला बताया है ना, डोरी ताल PYQ है, ठीक। इसके अलावा यहाँ पे आप जो टेहरी गढ़वाल में देखेंगे कुछ ताल, ठीक है, जिसमें वासुकी ताल वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। काफ़ी लोग जो है इसको भी अभी कुछ टाइम पहले ट्रेंड किया था, काफ़ी मैं देखता था शॉर्ट्स वगैरह, तो उसमें भी ये देखने को मिलता था, ठीक है, कि वासुकी ताल काफ़ी लोग घूमने जा रहे हैं, ठीक। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि कौन सा ताल किस डिस्ट्रिक्ट में है, डायरेक्ट प्रश्न देखने को मिलता है, ठीक। चलिए, अब इसमें देखो वही सबसे इंपॉर्टेंट जो है, उसी बुक से मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया है, ये तो बिल्कुल याद ही कर लो। जैसे बिरथी पिथौरागढ़ में है, कॉबेट नैनीताल में है, वसुधरा या वसुधरा जिसको कहते हैं चमोली में है, हार्डी या भट्टा जलप्रपात देहरादून में है, टाइगर जलप्रपात देहरादून, कैंपटी जलप्रपात नैनीताल, अच्छा ये गलत दे रखा है भाई,
केम्प्टी जो है नैनीताल में नहीं है ना, इसको थोड़ा सा सही कर लेना, बुक में ही मिसप्रिंट है मुझे लगता है। ठीक, नीरगढ़ जलप्रपात देहरादून हो गया, सहस्त्रधारा देहरादून है, बिल्कुल सही है। चिनेश्वर बिल्कुल सही, पिथौरागढ़। किमोना देहरादून ठीक है, फूल चट्टी देहरादून ठीक है, गरुड़ चट्टी देहरादून ठीक है। चलिए आगे, उत्तराखंड फॉरेस्ट एंड नेचुरल वेजिटेशन। क्लास जो है लगभग 2 घंटे की हो सकती है, ठीक है, बट 2 घंटे में आपका बहुत सारा डाटा कवर हो जाएगा और बहुत सारी चीज़ें आपको ध्यान करने को मिलेंगी। और सोचो मैं बिना ब्रेक के लगातार बोला जा रहा हूँ विदाउट ड्रिंकिंग वाटर, और गर्मियों के दिन है, मुझे भी पानी पीने की ज़रूरत है, बट पहले मैं जितना हो सकता है वो खींचूंगा। अभी मेरे अंदर क्षमता है, आपके अंदर भी क्षमता होनी चाहिए पढ़ने की, ठीक है। उत्तराखंड फॉरेस्ट एंड नेचुरल वेजिटेशन, उत्तराखंड में वन एवं प्राकृतिक वनस्पतियाँ, ठीक है। तो सबसे पहली बात, जो हमारे फॉरेस्ट हैं वो कौन कौन से हैं, है ना, कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं, हिमालय में, शिवालिक में और तराई रीजन में देखने को मिलते हैं। अच्छा, एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वन पंचायत कितनी है उत्तराखंड में, तो 12,167 है, ठीक है। और ये इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2019 के डाटा के अकॉर्डिंग, ठीक है, 12,167 टोटल वन पंचायत है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, पूछा जाने की संभावना बनती है, ठीक। अब हाँ, जितनी हमारी नेचुरल वेजिटेशन है, ये देखो, ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि सबसे ज़्यादा जो है सामान्य सघन वन है ना, नॉर्मल जो डेंसिटी के वन है वो लगभग 23.87% है, खुले वन 12.12% है, झाड़ियाँ लगभग 0.73% है, गैर वन है ना जो फॉरेस्ट के अंदर नहीं आ रहे हैं लगभग 53.83% है, और अत्यंत सघन वन दैट मीन्स हाई डेंस जो हमारे यहाँ फॉरेस्ट है वो लगभग 9.45% ही है, ठीक है, लगभग 9.45% ही है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो एक ओवरऑल डाटा, इसको बस याद कर सकते हो क्योंकि फॉरेस्ट हमारे सिलेबस में है, तो इसको बस ध्यान में रख सकते हो, ठीक। आगे, एरिया डिस्ट्रिक्ट वाइज, मतलब सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर किस एरिया में है या किस डिस्ट्रिक्ट में है, किस डिस्ट्रिक्ट के एरिया में है, तो पौड़ी गढ़वाल सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर रखता है, लगभग 33.96 है ना, लगभग 3400 किलोमीटर स्क्वायर, बहुत बड़ा एरिया है ना, इसमें अपने फॉरेस्ट को कवर करता है। फिर इसके बाद नैनीताल है सेकंड, फिर उत्तरकाशी है, मैंने आपको बताया। शुरू के 3 याद करने हैं, जिसमें शुरू वाले की तो रीडिंग भी अगर याद कर सकते हो अच्छी बात है ना, दिमाग में उसको नॉर्मलाइज कर सकते हो तो अच्छी बात है। बाकी हाँ, सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर किस डिस्ट्रिक्ट का है, तो पौड़ी गढ़वाल का है, ठीक है। और सबसे कम उधम सिंह नगर है ना, क्योंकि ऑब्वियस बात है इंडस्ट्रीज़ हैं, है ना, और उसके अलावा एग्रीकल्चर है, तो उसकी वजह से फॉरेस्ट एरिया उतना ही कम है। और सबसे ज़्यादा किसका है, सर पौड़ी गढ़वाल का है, ठीक। फॉरेस्ट एरिया परसेंटेज वाइज, इसका मतलब क्या बना, सर जितना एरिया है, मान लो नैनीताल का जितना भी एरिया है उसका कितना % फॉरेस्ट है वहाँ पे, ये तो हो गया कि ओवरऑल एरिया वाइज कितना है ना, सबसे ज़्यादा एरिया वाइज जो है पौड़ी गढ़वाल का है। बट ऐसा भी तो होगा भाई, छोटा डिस्ट्रिक्ट हो बट ज़्यादा उसका एरिया उसमें आता हो फॉरेस्ट में, है ना। इसमें एग्जांपल है नैनीताल, जितना एरिया है उसका 71% क्या है, फॉरेस्ट है। फिर चंपावत हो गया, पौड़ी गढ़वाल हो गया। सबसे कम कौन है, सर पिथौरागढ़, केवल लगभग 30% एरिया ही फॉरेस्ट है, ठीक है। चलिए, फॉरेस्ट और उसके प्रकार, तो सबसे पहले अपर हिमालय चीर है ना। अगर आप देखो कि भाई फॉरेस्ट के जो टाइप हैं सबसे ज़्यादा कौन सा है, तो अपर हिमालय जिसमें चीड़ के पेड़ हैं लगभग 27% है। फिर इसके बाद वन ओक फॉरेस्ट है लगभग 13%, और सबसे कम है ह्यूमिड शिवालिक साल फॉरेस्ट लगभग 12.4% है। तो ऑब्वियस बात है भाई, हिमालयन क्षेत्र हमारा उत्तराखंड पड़ता है, लगभग 86% हिमालय पार्ट है, तो ऑब्वियस बात है हिमालयन चीड़ सबसे ज़्यादा है। और ऑब्वियस बात है सबसे ज़्यादा उत्तराखंड की दिक्कत ये है कि चीड़ के पेड़ है ना, ड्यू टू हाई वेजिटेशन, और देवदार के पेड़ उतने ही कम हैं, और चीड़ के पेड़ थोड़ा नुकसानदायक है, वाटर ज़्यादा पीते हैं, ये सब चीज़ें आपने सुनी होंगी, है ना। फायर जल्दी से कैच करते हैं, जबकि देवदार के जो पेड़ होते हैं उनकी फायर को कैप्चर करने की क्षमता थोड़ी कम है। चीड़ के जो ऑयल होता है ऑब्वियस बात है ज़्यादा इन्फ्लेमेटरी होता है ना, ज्वलनशील होता है। खैर, तो ये भी ध्यान में रखना है कि सबसे ज़्यादा जो है अपर हिमालय चिड़ है, उसके बाद वन या ओक ट्रीज़ हैं, और इसके अलावा ह्यूमिड जो शिवालिक के साल फॉरेस्ट हैं वो सबसे कम है, ठीक। उत्तराखंड में वनों के मुख्य प्रकार, तो उष्णकटिबंधीय वन है और पर्वतीय वन है, ठीक है। उष्णकटिबंधीय जिसको हम टेम्परेट फॉरेस्ट भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, तो इसका मतलब हुआ इंग्लिश में टेम्परेट ह्यूमिड पर्णपाती, डेट मीन जिसमें सैड लीव्स होती हैं, ठीक है। तो उष्णकटिबंधीय मतलब टेम्परेट ह्यूमिड जो है फॉलन लीव कह सकते हो, ठीक है। उस तरह के जो है फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। इसके बाद शुष्क, शुष्क मतलब ड्राई हो गया, तो टेम्परेट ड्राई फॉरेस्ट हो गया। इसके अलावा जो पर्वतीय वन है उसमें पर्वतीय उष्ण कटिबंधीय पाइन जो हो गए, ठीक है। उष्ण मतलब इसमें टेम्परेट, ठीक है, पाइन वाले हो गए। इसके बाद पर्वतीय समशीतोष्ण वन, ठीक है, जिसको हम आपके टोरिड फॉरेस्ट भी कह सकते हैं, जिसमें हिमालय आर्द्र मतलब ह्यूमिड हो गया, और शुष्क भी हो सकते हैं, ड्राई भी हो सकते हैं। फिर अल्पाइन, अल्पाइन मैंने बताया हाई एल्टीट्यूड वाले, और फिर प्योर अल्पाइन है ना, जिसमें आर्द्र मतलब
इसमें ड्राई भी हो सकते हैं और वेट आपके ह्यूमिड भी हो सकते हैं और सूखे भी हो सकते हैं, ड्राई और ह्यूमिड दोनों ही हो सकते हैं। ठीक है, तो उत्तराखंड के जो आपके नेट वन हैं वो यहाँ पे मैंने आपको बता दिए हैं। इसको ध्यान में रख सकते हैं कि किस तरह के वन जो पाए जाते हैं। एल्पाइन मतलब ऑब्वियस बात है जो ज़्यादा हाइट पे मिल रहे हैं, ठीक है, ऐसे करके भी ध्यान में रख सकते हैं। एल्पाइन मतलब एल्टीट्यूड प्लस पाइन फॉरेस्ट, तो एल्पाइन है ना, ऐसे करके याद कर सकते हो। फिर है वाइल्ड लाइफ ऑफ उत्तराखंड। तो उत्तराखंड के जो वन्य जीव हैं, हालांकि मैं पूरे इंडिया के वन्य जीव आपको पढ़ा चुका हूँ, उत्तराखंड के भी जनरली से देख लेते हैं। सबसे पहली बात, जो सबसे बड़ा हमारा वन्य जीव है ना, फर्स्ट नंबर पे वो कौन है? गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे बड़ा कौन सा है सर हमारे यहाँ राष्ट्रीय उद्यान? इट इज़ गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, इसके अलावा उत्तरकाशी के सारे याद करने हैं, बिल्कुल सारे ही याद करने हैं, तो सारे ही याद होने चाहिए, कुछ गिने चुने ही हैं। फिर गोविंद राष्ट्रीय उद्यान हो गए, गोविंद पशु विहार हो गया। ठीक है, इसके बाद चमोली में देखो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, पूछा जा चुका है PYQ। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? चमोली में है ना। हालांकि ये आपके नेशनल लेवल के एग्जाम में पूछा जा चुका है कि वैली ऑफ फ्लावर कहाँ है, कौन से स्टेट में है, और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कौन से स्टेट में है, आपके नेशनल लेवल एग्जाम में पूछ चुका है। और स्टेट लेवल में क्या पूछेगा, किस डिस्ट्रिक्ट में है ना। तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस डिस्ट्रिक्ट में है? चमोली में है। फूलों की घाटी भी चमोली डिस्ट्रिक्ट में ही आता है। ठीक है, इसके अलावा जैसे केदारनाथ हो गए, ये शेयर्ड है, रुद्रप्रयाग और चमोली दोनों के ये पार्ट में है। ठीक है, इसके बाद अस्कोट वन्य विहार PYQ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके UPSC में भी पूछ चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, कहाँ है? पिथौरागढ़ में है, ध्यान में रखना है। ठीक है, अल्मोड़ा में बिनसर है ना, बिनसर वन्य जीव अभियान, काफ़ी लोग अब यहाँ भी जाना पसंद कर रहे हैं, काफ़ी ये हाईली डेंस आप कह सकते हो टूरिज्म साइट भी बन चुका है। ठीक है, इसके अलावा जो है नंधैर वन्य जीव विहार चंपावत और नैनीताल दोनों के ही शेड में है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक, इसके अलावा राजा जी आप सभी को पता है। ठीक है, राजा जी कहाँ पे? हरिद्वार, आपका देहरादून और पौड़ी गढ़वाल तीनों के कन्फ्लुएंस पे पड़ता है। इसके अलावा मैंने आपको यहाँ पे बताया है, यहाँ ये लिखा हुआ नहीं था तो मैंने आपको ये मेंशन कर दिया है, जो पौड़ी गढ़वाल और अल्मोड़ा और नैनीताल 3 डिस्ट्रिक्ट के बीच में आ रहा है, कौन? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसको हम राजा जी नेशनल पार्क भी कहते हैं, सॉरी रामगढ़ नेशनल पार्क भी कहते हैं, आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मसूरी है ना, वन्य जीवन विहार मसूरी आपको पता ही है, देहरादून डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो ये आपको ध्यान में रखने, कुछ ही हैं, गिने चुने हैं, अच्छे से याद कर लीजिए। PYQ में कौन सी पूछेंगे वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, चलिए आगे है एग्रीकल्चर डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। जो उत्तराखंड है इसमें किस तरीके से कृषि विविधता देखने को मिलती है। तो देखो तराई क्षेत्र जो हैं है ना, भाबर क्षेत्र हैं, 1000 मीटर तक वाले क्षेत्र, इसमें चावल, गेहूं, गन्ना, मक्का, आम है ना, लीची, दालें, तिलहन, सोयाबीन आदि सब मिलते हैं। जो निम्न हिमालय हैं मतलब 1000 से 1500 मीटर तक की हाइट वाले, उसमें गेहूं, चावल, मोटे अनाज, दालें है ना, और फूल सब्जियां देखने को मिलती हैं। फिर है मध्य हिमालय जिसमें हाइट जो है 1500 से 2400 मीटर तक हैं, जिसमें नैनीताल, अल्मोड़ा ये सब जनरली मेन एरिया आ जाते हैं। इसमें रामदाना है ना, कुट्टू, राजमा, आलू, जौ, मसाले, जो संगद पादप हैं या शीत जलवायु के फल हैं, फूल हैं, वो आपको देखने को मिलते हैं। फिर इसके बाद उच्च हिमालय वाले हैं ना, 2400 से लेकर अधिक वाले, तो उसमें ज़्यादातर क्या मिलती हैं? औषधियाँ है ना, आलू, चारागाह और शुष्क फल आदि। ठीक है, अब वेरी इंपॉर्टेंट, अब डिस्ट्रिक्ट वाइड ये प्रश्न बड़ा पूछा जाता है कि बता दो भैया जौ की खेती सबसे ज़्यादा किस जो है डिस्ट्रिक्ट में होती है ना, इस तरह के प्रश्न बनते हैं। तो लगभग इसमें 24-25 आपके फूड आइटम्स हैं, बट मैंने आपको लगभग 10-12 ही कराए हैं, और जो मेन है पूछे जाते हैं वही मैं आपको करा रहा हूँ। तो वही सब कुछ नहीं रटना है भैया, एग्जाम टाइम है तो इतना ही पढ़ेंगे जो हमें हेल्प करेगा। तो सबसे पहले जौ, बारले सबसे ज़्यादा पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में होता है, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा याद कर लेना भैया, देखो मजबूरी है। ठीक है, फिर मक्का, मेज काफ़ी बार पूछा गया, देहरादून, पिथौरागढ़, नैनीताल। सबसे ज़्यादा मेज मक्का कहाँ उगता है? देहरादून में उगता है। अब चावल, अब खुद ही कॉमन सेंस लगाओ, चावल के लिए क्या चाहिए सर? अधिक पानी चाहिए। तो पानी जनरली नदियों से बह के कहाँ आएगा? ऐसे क्षेत्रों में आएगा जो निचले क्षेत्र होंगे, जैसे उधम सिंह नगर हो गया, हरिद्वार हो गया, नैनीताल हो गया। चावल का PYQ पूछा जा चुका है कि चावल उत्पादक डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड का कौन सा है, तो उधम सिंह नगर है, ध्यान में रखना। सरसों सेम उधम सिंह नगर है, फिर अल्मोड़ा है। ठीक है, देखो यहाँ पे हिल स्टेट ने बाजी मार ली है, अल्मोड़ा हिल स्टेट है ना। और देखो फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे पौड़ी गढ़वाल है, तो उधम सिंह नगर के बाद अल्मोड़ा और पौड़ी गढ़वाल है। देखो हिली क्षेत्र में भी सरसों अच्छी उगाई जा रही है ना। इसके बाद गन्ना, जिसको हम शुगर केन कहते हैं। तो ऑब्वियस बात है शुगर केन के लिए भी पानी चाहिए होता है, बहुत हाई अमाउंट का पानी चाहिए होता है। तो ये कहाँ मिलेगा ज़्यादा या कहाँ उगाया जाएगा? जहाँ पे पानी होगा, और पानी कहाँ होगा? जनरली तराई क्षेत्र में देखने को मिलता है। तो सर हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून तीनों ही तराई क्षेत्र हैं, यहाँ हमें गन्ना की उत्पादन ज़्यादा देखने को मिलता है। फिर गेहूँ सेम उधम सिंह नगर, हरिद्वार और नैनीताल हो गया। फ्रूट्स में देख लो,
अल्मोड़ा, नैनीताल, हरिद्वार, ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये फ्रूट्स के लिए जो है ज़्यादा फ्रूट्स अल्मोड़ा, नैनीताल और हरिद्वार में उगाए जाते हैं। सेब के लिए देख लो एप्पल, है ना, एप्पल तो वहाँ मिलेगा सर जहाँ ठंड ज़्यादा होगी, तो वही एरियाज़ देखने को मिलेंगे, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा और नैनीताल हो गया। फिर इसके अलावा वेजिटेबल सब्जी सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र में उगाई जाती हैं, तो उधम सिंह नगर, हरिद्वार और पिथौरागढ़। सर जल्दी जल्दी बता रहे हो भैया, मैं बता ही सकता हूँ क्योंकि ये तो आपको रटने ही हैं, ठीक है, ये मैं याद नहीं करा सकता, ये तो 2-3 बार पढ़ोगे। चलो जल्दी से मुझे बता दो, राइस कहाँ पे सबसे ज़्यादा उगाए जाते हैं। सर ऑब्वियस बात है, राइस के लिए पानी ज़्यादा चाहिए, लोअर एरिया में उगेंगे, लोअर एरिया उगेंगे तो सबसे ज़्यादा कौन सा होगा सर, उधम सिंह नगर होगा राइस का, है ना। तो देखा था ये, देखो उधम सिंह नगर हो गया, फिर कौन हो गया, हरिद्वार हो गया, फिर देखो नैनीताल हो गया, ठीक है। तो यही ऐसे करके ही याद करना है, रिलेटिवली सोचना है ना। फ्रूट्स भैया ऑब्वियस बात है, ऐसी जगह पे जहाँ उगाए जाएंगे, ज़्यादा उगाए जाएंगे, जहाँ पे सर वो लोग चाहते हो या किसान चाहते हो कि हमारा एरिया में हम चावल ज़्यादा उगाएं, गेहूँ ज़्यादा उगाएं, है ना, तो फ्रूट्स कम उगाएंगे तो पहाड़ी क्षेत्रों में आ जाएंगे, अल्मोड़ा, है ना, ऐसे करके भी याद कर सकते हो, ठीक है। फिर देखो आलू उत्पादन, ये पूछा जा चुका है, ठीक है, सबसे ज़्यादा उधम सिंह नगर, अल्मोड़ा, फिर टिहरी हो गया, ठीक है। ऑनियन, प्याज, है ना, काफ़ी बार पूछा जाता है, बट इसको मैं थोड़ा रिलेटिवली कम मानूंगा, इसलिए मैंने इसको लास्ट में भी लिखा है। टिहरी हो गया, पौरी हो गया, हरिद्वार हो गया। फिर इसके अलावा फ्लावर, वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा फ्लावर किस डिस्ट्रिक्ट में उगाए जाते हैं, हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर। और नॉर्मल अगर मैं फसल की बात करूं, अब ये 30 नंबर पे जो दिया है, मैंने डिस्ट्रिक्ट नहीं दिया है, कि उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा उत्पादन की जाने वाली फसल कौन सी है, तो वीट है, ध्यान रखना, उसके बाद राइस है ना। इसी में ऑप्शन में कन्फ्यूजन होती है कि सर गेहूँ होगा या चावल होगा, दोनों ही स्टेपल फूड हैं, तो भैया वीट है ना, लगभग 30% इसका उत्पादन होता है, और राइस का लगभग 23% होता है। जितना भी उत्पादन होता है फसलों का, उसमें 30% आपका वीट है और 23% लगभग राइस है, ठीक। चलिए आगे आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ट्राइब्स ऑफ उत्तराखंड, न जाने कितने क्वेश्चन इस पर पूछे जाते हैं, बट मेन बात कि सर हमारे उत्तराखंड में लगभग 5 ही जो हैं शेड्यूल ट्राइब्स हैं। शेड्यूल ट्राइब्स अनुसूचित जनजातियाँ होती हैं, ध्यान में रखना, हिंदी माध्यम वाले बच्चों के लिए भी लिखा है, ठीक है। थोड़ी सी यहाँ पे राइटिंग में समस्या होगी, मैंने आपको बताया, मेरा जो स्टाइलस है वो थोड़ा अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है ना, उसका जो मुझे लगता है निप है वो घिस गया है ड्यू टू द फ्रिक्शन। इतनी बार लिखा है ना, इतने नोट्स बनाए, इतनी क्लासेस को पढ़ा है, तो ऑब्वियस बात है फ्रिक्शन से घिस गया है, और ऑब्वियस बात है बजट अभी है नहीं, तो भैया अभी इसी से काम मुझे चलाना पड़ेगा। क्या शेड्यूल ट्राइब्स कितनी हैं सर, यहाँ पे 5 शेड्यूल ट्राइब्स हैं। कौन कौन सी हैं, भोटिया, थारू, जौनसारी, बुक्सा एवं राजी। PYQ ने जाने कितनी बार पूछ चुका है, इसमें से कौन सी उत्तराखंड की ट्राइब नहीं है, इसमें से कौन सी उत्तराखंड की ट्राइब है, तो भैया 5 ही रट डालो, भोटिया, थारू, जौनसारी, बुक्सा और राजी। और ये मैंने आपको PY का क्वेश्चन है ना टेस्ट सीरीज में भी दिया था फॉर प्रैक्टिस, तो भोटिया, थारू, जौनसारी, बुक्सा, राजी याद कर लो, और याद करोगे तो एग्जामिनर भी राजी हो जाएगा आपको एग्ज़ाम में चयनित करने के लिए, ठीक है। चलिए वेरी इंपॉर्टेंट, बुक्सा और राजी जो है शेड्यूल ट्राइब्स, ये आर्थिक शैक्षिक रूप से भी पीछे हैं, सामाजिक रूप से भी पीछे हैं और निर्धन हैं, इसलिए इनको पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप में रखा गया है। तो भैया PVTGs है ना, पूरे इंडिया में लगभग 60 PVTGs हैं, और 60 PVTGs में से भी 60 या 75, आई एम नॉट श्योर, एक बार मुझे कमेंट में जरूर सही कीजिएगा, है ना, 60 या 75 है। और उन PVTGs में 2 उत्तराखंड से भी हैं। कौन कौन सी हैं, बुक्सा हैं, राजी हैं, है ना, बुक्सा और राजी हैं। क्यों, क्योंकि आर्थिक और शैक्षिक सामाजिक और रूप से क्या है भैया, बहुत पीछे हैं, निर्धन हैं। कौन कौन सी, बुक्सा और राजी। टोटल कितनी है सर, टोटल 5 शेड्यूल ट्राइब्स हैं। कौन कौन सी हैं, भोटिया, थारू, जौनसारी, बुक्सा और राजी। बुक्सा और राजी PVTGs हैं, पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप, मतलब ये बहुत ज़्यादा वनरेबल हैं, बहुत ज़्यादा गरीब हैं, निर्धन हैं, सामाजिक रूप से बहुत पीछे हैं, ठीक है। चलिए अब जल्दी से देख लेते हैं बुक्सा और जो हमारी ट्राइब है या राजी ट्राइब है कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलती हैं। तो जनरली बुक्सा देहरादून, उधम सिंह नगर और नैनीताल में देखने को मिलती है, और राजी जो है ये पिथौरागढ़ के धारचूला है ना, कनाली छीनमा हो गया, या डीडी हाट हो गया, है ना, डीडी हाट वगैरह गाने में बहुत बार सुनते हैं, और चंपावत हो गया, इस यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, राजी ट्राइब किस डिस्ट्रिक्ट में अधिक देखने को मिलती है, तो पिथौरागढ़ हो गया, ठीक है। ऑप्शन में चंपावत भी आ सकता है, बट हमें जिसमें अधिक देखने को मिल रही है वही टिक करना है, तो पिथौरागढ़ इज़ द राइट आंसर। इसके बाद अनुसूचित जनजाति का कुल परसेंटेज, तो भैया टोटल जितनी उत्तराखंड की परसेंटेज है ना, उत्तराखंड की जितनी पॉपुलेशन है उसका कितना प्रतिशत अनुसूचित जनजाति है, तो लगभग 2.9% है। वेरी इंपॉर्टेंट है, रट्टा मार के जाना, ठीक है भैया। उत्तराखंड की पॉपुलेशन लगभग 1 करोड़ है। अब 1 करोड़ में से 2,91,000 मतलब लगभग 2.9% ही हमारी अनुसूचित जनजाति है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, ध्यान में रखना। अच्छा, सबसे ज़्यादा शेड्यूल्ड ट्राइब किस डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती हैं सर, ये उधम सिंह नगर है, फिर देहरादून है, और इसके बाद पिथौरागढ़ है ना। तो सबसे ज़्यादा जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं ये उधम सिंह नगर में ही पाई जाती हैं, फिर देहरादून में और फिर पिथौरागढ़ में है, ध्यान में रखना।
साक्षरता दर, अब इस शेड्यूल ट्राइब्स की कितना साक्षरता दर है, लिटरेसी रेट है। लिटरेसी रेट जनरली इंडिया में तो ऐसा माना जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को किसी भी भाषा में लिखना और पढ़ना आता हो उसको साक्षर मान लिया जाएगा, लिटरेसी मान लिया जाएगा, है ना। हालांकि लिटरेसी और एजुकेशन में बहुत फ़र्क होता है। जैसे बहुत सारे बच्चे आप में से ही लिटरेट हैं, है ना, वो आते हैं कमेंट में कुछ भी लिख के चले जाते हैं, लिटरेट हैं भाई, वो ये नहीं देखते कि कल इंसान ने कितनी मेहनत करी है। लगभग आप मान के चलिए 120 पन्ने की मैंने किताब पढ़ी, केवल यही किताब नहीं पढ़ी है, उत्तराखंड के भी रिसोर्सेस मैंने कुछ लिए हैं, उनको भी पढ़ा है, ताकि आपके लिए एक निचोड़ ला के रख सकूँ। देखो मैं फिर कह रहा हूँ, कंपटीशन है, कुछ भी एग्जामिनर पूछ सकता है। यूट्यूब पे वीडियो है, किसी एग्जामिनर ने देख लिया कि भैया ये तो इसने पढ़ा रखा है, मैं नहीं पूछ रहा इसमें से, बिल्कुल ये काम भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। एग्जामिनर भी बैठ ले भैया, देख ले कि भैया क्या बता रहा है ये, है ना, मैं नहीं दे रहा इसका बताया हुआ, बिल्कुल हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। पर जरा समझो भैया, किसी ने मेहनत करी, और मुझे पता है कमेंट पास करने में कोई 2 मिनट भी नहीं लगाने वाला, क्योंकि वो यहाँ तक पहुँचा ही नहीं होगा, उसने देखा ही नहीं होगा कि भैया 1 मिनट 26 सेकंड लगातार कोई बोल रहा है। अभी मेरे इसमें इतना टाइम दिखा रहा है और लगभग आधे घंटे से ज़्यादा टाइम अभी और लगने वाला है, ठीक है। और सोच के देखिए कि भैया लगातार बोले जा रहा है, हमारे लिए डाटा लेके आया, अपने 2-3 दिन लगाए हैं हमारे लिए, ठीक है, ताकि हम लोगों का भला हो जाए, ठीक। और जिसको ये चीज़ समझ में आएगी तो ऑब्वियस बात है वो प्यारा सा लाइक भी करेगा, सर कमेंट भी करेगा और बताएगा एग्ज़ाम के बाद सर ये रिसोर्स कितना हेल्पफुल हुआ, है ना, जो छान के मैं आपको दे रहा हूँ। और मान के चलिए इस टॉपिक में से लगभग 5 से 6 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, मिनिमम 5 to 6 क्वेश्चन बता रहा हूँ, मैक्सिमम तो कितना भी हो सकता है। और वैसे भी सोच लीजिए आपके पास टोटल 10 टॉपिक हैं और 100 क्वेश्चन है, तो एक टॉपिक से 10 प्रश्न तो पूछे जाने हैं, तो मिनिमम बता रहा हूँ 5 से 6 प्रश्न तो मिलेंगे। और जब आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे, प्रश्न हो जाएंगे, तो भैया आना और इस पर ज़रूर कमेंट में लिख के जाना कि सर मज़ा आया कि नहीं, है ना। खैर, तो भैया जो आपकी ये जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं, अगर मैं इनकी साक्षरता दर देखूं तो मेल यहाँ पे 87.4% पड़े हुए हैं, फीमेल लगभग 70% हैं और टोटल लगभग 70। अच्छा 1 मिनट भाई, हाँ ठीक है, लगभग 78.8% पड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा ये मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, ये जो ऊपर वाला है ना, क्योंकि यही कन्फ्यूजन में देख रहा था कि कन्फ्यूजन तो नहीं होगी, ये उत्तराखंड का यूके लिख देता हूँ ना, ये यूके का साक्षरता दर है, ठीक है। मेल का जो उत्तराखंड में साक्षरता दर है ये 2000। अच्छा एक चीज़ और, जितनी भी चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ और उसके अकॉर्डिंग ही प्रश्न बनेगा। लेटेस्ट सेंसस या लेटेस्ट किसी भी डाटा के अकॉर्डिंग प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। क्यों? क्योंकि डाटा निकालने वाली अलग अलग, ध्यान रखना, है ना, वो बने होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस। तो किस ऑर्गेनाइजेशन का डाटा कुछ और हो सकता है, किसी का कुछ और हो सकता है, क्योंकि कोई किसी बेसिस पे डाटा लिख सकता है, कोई किसी बेसिस पे। तो हम जो रेफरेंस मान के चलेंगे भैया वो गवर्नमेंट डाटा मान के चलेंगे, और गवर्नमेंट डाटा तो हमारा सेंसस होता है ना, जनगणना होती है जो कि 2011 में हुई थी, तो उसी के अकॉर्डिंग पढ़ना है। हालांकि ये सब कुछ बढ़ चुका होगा, मेल का रेट भी बढ़ चुका होगा 10 साल में, फीमेल्स का रेट भी, एजुकेशन रेट भी बढ़ चुका होगा। फीमेल के अगर एजुकेशन रेट की बात करोगे 2001 में ये लगभग 59.1% था, और अब देखो 2011 में बढ़ के 70% हो गया, और मुझे लगता है अब तो 80 पार चला जाएगा, है ना, लगभग हो सकता है। जो मेल का प्रेजेंट है ना 87.4, इतना भी हो सकता है, ठीक है। अब तो खैर महिलाएं भी उतना ही साक्षर हो रही हैं, ठीक है, और अच्छे से पढ़ रही हैं और आगे बढ़ रही हैं, ठीक है। तो खैर मेल, ये उत्तराखंड के मेल का है, फीमेल का लगभग 70% है, और टोटल जो उत्तराखंड का साक्षरता है वो कितना है, 78.8% है। जबकि शेड्यूल ट्राइब्स में जो मेल हैं उनकी साक्षरता लगभग 83.6%। इट इज गुड, मैंने बहुत अच्छा नहीं कह सकते, जब 100% साक्षर होगा देश तभी कुछ काम बनेगा। और फिर वही काम, लिटरेट और एजुकेट होने में अंतर है। एजुकेट मतलब जो समझता है भाई दूसरे का भी, है ना, दूसरे के लिए सिंपैथी भी होती है कि भैया इसने भी मेहनत करी है ना। और लिटरेट का मतलब क्या है भैया, ठीक है मेरे को समझ में नहीं आया, ले भैया कुछ भी लिख के चला जाऊँगा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता अगला कौन है, ठीक। खैर फीमेल का लगभग 63.9% है, टोटल आप देखोगे 73.9% है शेड्यूल ट्राइब्स का लिटरेसी रेट, ठीक है। अब देखो जनजातियाँ कौन सी कहाँ मिल रही हैं, क्लियर बता देता हूँ। फिर से वही, क्या ये ग्राफ में पढ़ना है, इसको बस एक बार पढ़ जाना है ना। जैसे जौनसारी जनजाति है ना, तो ये कहाँ देखने को मिलती है, तो टेहरी गढ़वाल। हालांकि ऐसा कोई रीज़न नहीं है कि भैया यहीं ये देखने को मिलेगा। जैसे मैंने आपको बताया जो बुक्सा है ना, जनरली पिथौरागढ़ में ही देखने को मिलता है, ये आपको ध्यान में रखना। राजी, सॉरी नॉट बुक्सा, राजी जनरली पिथौरागढ़ में ही आपको देखने को मिलता है, पर हो सकता है पिथौरागढ़ के अलावा और भी कई रीज़न देखने को मिले। पर जो मेन बात मैंने आपको बताई वो पहले ही बता दिए, बट ये एक बार पढ़ने के लिए है कि एक बार देख लो कौन सी जनजाति कहाँ कहाँ देखने को मिल रही है। आप देखोगे इस मैप में कि भैया वो भोटिया जनजाति अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में देखने को भी मिल रही है, ठीक है। और जो आपकी जौनसारी है ये भी सेम अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिल रही है, ठीक है। तो बस ये उनका डेमोग्राफिक डिवीज़न है कि कहाँ कहाँ देखने को मिल सकता है। खैर अब अच्छे से 1 by 1 सभी जो आपकी अनुसूचित जनजातियां हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं,
कौन सी हैं, 5 हैं। तो इन पाँचों को 1 बाय 1 पढ़ा देता हूँ। इनके लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको पढ़ा देता हूँ। जैसे सबसे पहले भोटिया है ना, भोटिया जनजाति, बहुत कुछ पढ़ने को है। मेन बात, अन्य नाम इनका भोट हो सकता है ना। जाड़, जाड़ कहाँ कहा जाता है, ध्यान रखना, उत्तरकाशी, वेरी इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर रहा हूँ, मतलब इंपॉर्टेंट है। जाड़ भोटिया को कहाँ कहा जाता है, या भोटिया ट्राइब्स को जाड़ कहाँ पे कहा जाता है, उत्तरकाशी में कहा जाता है। ठीक है। मरछा तथा तोलछा ये कहाँ कहा जाता है, चमोली में कहा जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक। अच्छा, भोट कहाँ कहा जाता है, ये भोट वर्ड जनरली चीन तिब्बत का जो पोर्शन है ना, वहाँ से भोटिया ये वर्ड वहीं से आया है। ठीक। इसके अलावा जोहरी और सोका पिथौरागढ़ में कहा जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, भोटिया जो नेम है एक कॉमन नेम हो गया, बट इनको भी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में डिफरेंट नेम से जाना जाता है। ध्यान रखना, जाड़ उत्तरकाशी हो गया, मारछा तथा तोलछा ये कहाँ हो गया, चमोली में हो गया है ना, तोलछा चमोली है ना, कुछ सेम जो है प्रोनाउंस कर रहा है। इसके अलावा जोहरी तथा सोका पिथौरागढ़ में है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये जो ग्रीष्मकालीन में अपने, जो गर्मियों में अपने, अगर मैं बोलूँ कहीं पे रह रहे हैं, उस जगह को ये मैथ कहते हैं। और जहाँ शीतकालीन में बसते हैं, मैंने आपको बताया ना, गर्मियों में जनरली हायर एल्टीट्यूड्स पर जाके खेती वगैरह या फिर चरवाहा वगैरह करते हैं, और जैसे शीतकालीन होता है वापस से लो एरियाज़ में आ जाते हैं, क्योंकि ऊपर एरियाज़ में बर्फ़ पड़ जाती है ना। तो जब ऊपर वाले एरियाज़ में जाते हैं तो कहते हैं मैथ में हम जा रहे हैं, और जब ग्राउंड स्टेट में वापस आ रहे हैं तो उसको हम गुंडा या फिर मुनसा भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना। अब ग्राउंड स्टेट मुझे याद आ रहा है, केमिस्ट्री याद आ रही है। खैर, अब वेशभूषा की मैं अगर बात करूँ, ध्यान में रखना है, जैसे चुंग हो गया, लवा हो गया, ये लड़वा हो गया, या पंगरी हो गया, है ना, ये इनके जो हैं वस्त्र हैं, और जनरली ये सारे वस्त्र हैं महिलाओं के। अच्छा, जिसमें ये लड़वा हो गया, ये कमर के नीचे पहना जाता है, और जो पंगरी है ये जनरली एक तरीके का आप साड़ी मान सकते हो ना, बड़ा सा कम से कम 8 से 10 हाथ लंबा वस्त्र कह सकते हो, जिसको जनरली जो ये लड़वा है इसके ऊपर लपेट लिया जाता है। ठीक है, इसको हम पंगरी कहते हैं, ध्यान में रखना। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। कुछ एक्सटर्नल बातें मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ, जो बातें मुझे ऑब्वियस बातें याद हैं, क्योंकि मैंने भी ऑब्वियस बातें पहले भैया थोड़ा सा पढ़ा है, रिसर्च करा है, क्योंकि इतनी उत्तराखंड की हिस्ट्री सच में बताऊँ मुझे भी नहीं पता थी। ये मेरा भी एक्सप्लोरेशन हो गया कि भैया उत्तराखंड में इतना कुछ मुझे भी पढ़ने को मिला। ठीक है, तो मैं आप सभी लोगों का कृतज्ञ हूँ कि भैया उत्तराखंड में मुझे बहुत कुछ पढ़ने को मिला। बाकी आते हैं त्यौहार। तो भैया जो आपकी भोटिया हैं जनजाति, इनके कौन कौन से त्यौहार हैं, ध्यान में रखना, रट्टा मारना है भैया, ये 24-25 पन्ने रट देने हैं, मैं अब भी कह रहा हूँ, रट देने हैं, 3 से 4 बार में रट जाएंगे। त्यौहार जेठ पुजई है ना, और ये हो गया बिरवेदी, जिसको हम बैसाखी भी कहते हैं, है ना, लोहसार हो गया, और सुरगौन हो गया। ये इनके त्यौहार हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट पूछा जाता है कि ये त्यौहार, मैंने PYQ भी आपको काफ़ी सारे दिए हैं, है ना, कि ये त्यौहार किससे जो है रिसेंबल करता है। भाषा इनकी रोगबा होती है, ध्यान में रखना, जो ये भाषा जनरली कॉमन यूज़ में बोलते हैं, इट इज़ कॉल्ड रोगबा। इसके बाद व्यापार, जनरली पशुपालन करते हैं और ऊन वगैरह बनाते हैं, है ना। इसके अलावा एग्रीकल्चर मैंने बताया हाईलैंड पे जाके करते हैं, जिसको मैथ भी कह देते हैं। ठीक, औषधि, ध्यान में रखना, ये कुछ औषधि पे भी काम करते हैं, इनको पता होती है, जैसे जटामानसी होगी, आर्या हो गई, है ना, नागकेसर हो गया, और सलब हो गया, मिश्री हो गया, है ना, ये इनकी कुछ औषधि हैं जो अपने साथ ये लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट है थारू ट्राइब, और उत्तराखंड की सबसे बड़ी जो शेड्यूल ट्राइब्स है ना आबादी में, यह थारू जनजाति है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। फिर वही कहूँगा भैया, देखो विश्वास रखिए, आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट ही पढ़ाया जा रहा है, प्लस जो आप टेस्ट सीरीज़ लगा रहे हैं उनके क्वेश्चंस आपको हेल्प तो करेंगे, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ में फिर वही कहानी, 500 क्वेश्चन है, 5 टेस्ट सीरीज़ हैं, 500 क्वेश्चंस प्लस ये लगा लेंगे तो आपका एग्जाम में कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, बाकी देखो सब कुछ परमात्मा के हाथ में, सिलेक्शन होगा या नहीं, बट हाँ पढ़ के तो जाएँ, एटलीस्ट मेहनत करके तो जाएँ, और पढ़ा हुआ बेकार नहीं जाएगा, यही आपके अगले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काम आएगा। ठीक है, इसके बाद जो आपका ये जो थारू जनजाति है ना, मैंने बताया सबसे बड़ी जनजाति है। फिर ये एक चावल से, है ना, चावल से ऑब्वियस बात है भैया, चावल जौ इन सबसे दारू बनती है, या शराब बनती है, मदिरा बनती है। तो उस दारू का नाम या मदिरा का नाम जाड़ है। क्या है, जाड़। जाड़ किससे बनती है, चावल से बनती है, और ये कौन बनाती है, थारू ट्राइब बनाती है। ठीक है, अब इसके अलावा इनका एक भोज है जिसको हम कहते हैं लठ भका भोज, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर इसके बाद त्यौहार इनके जो है बजहर, है ना, बजहर इनका त्यौहार है, और दिवाली पे ये शोक मनाते हैं। ये भी पूछा जा सकता है कई बार, इस तरह के प्रश्न पूछे जाने के चांस बनते हैं कि ऐसी कौन सी ट्राइब है जो दिवाली पे शोक मनाती है। ठीक है, तो कौन सी है, थारू है। फिर इसके बाद जो सेकंड पॉपुलेटेड ट्राइब है ये कौन सी है सर, जौनसारी है, ध्यान में रखना। तो सबसे पहले थारू, फिर है जौनसारी, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, है ना, तो ध्यान में रखना। जनसंख्या वाइज थारू नंबर 1 हो गई, और सेकंड नंबर पर हो गई जौनसारी। ठीक है, अच्छा अब इनको और किन नाम से जाना जाता है, तो खसास इनका नाम हो गया, है ना,
कारीगर इनका नाम हो गया, और हरिजन खसास भी इनका नाम है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब पुरुष जो हैं कुछ जो है ना उनकी आइटनरीज जो हैं वो क्या क्या हैं, सोतणु हो गई जिनको पैजामा कहते हैं, और सिकोली हो गई उसको ऊनी टोपी कहते हैं, ध्यान में रखना है ना। प्रश्न ये बनता है कि जो सितेणु है और सिकेली है ये किस चीज़ से अभिप्राय रखते हैं, पहनावा है ना, कपड़ा, या कुछ इस तरह के प्रश्न आपसे बन सकते हैं। ऐसे ही महिलाएं जो हैं ये झग्गा वेशभूषा पहनती हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक, अब वेरी इंपॉर्टेंट, जो इनका रिलीजन है उसके अकॉर्डिंग ये हिंदू हैं, और ये महासु नामक देवता की पूजा करते हैं जिनको शिव का ही रूप माना जाता है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और ये खुद को पांडवों के वंशज भी कहते हैं। ठीक है, और तीर्थ स्थल लाखा मंडल, जरा बताएं लाख मंडल सुना है इसके बारे में? हाँ जी, तो ये लाख मंडल इनका तीर्थ स्थल है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और इसके अलावा इनकी एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन भी है जिसको सेना संस्था भी कहते हैं। ठीक है, लिखा भी है, राजनीतिक संस्था है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, और इसी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पुरानी जो है खुमरी है, तो याद करना पूछा जा चुका है खुमरी किससे अभिप्राय है। तो खुमरी क्या है भैया, जो आपकी जौनसारी ट्राइब है, उत्तराखंड की सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड ट्राइब है, उसकी राजनीतिक संस्था जो सबसे पुरानी है उसका नाम खुमरी है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट, अगर झगड़ा किसी के बीच में हो गया है तो उसके लिए यदि ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, खत खुमरी है, ध्यान में रखना। खत खुमरी वो ऑर्गेनाइजेशन है इनका, है ना, वो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, वो संस्था है जहाँ पे झगड़े निपटाए जाते हैं, है ना, इनके आपसी जो भी मतभेद होते हैं वो खत खुमरी से निपटाए जाते हैं। और इसमें जो शुल्क लिया जाता है उसको नलास कहते हैं, ये भी ध्यान रखना। नलास, इनके द्वारा जो शुल्क लिया जाता है उसे नलास कहते हैं। ठीक है, बाकी खसास मैं आपको बता ही चुका हूँ, ये इनकी कृषि अर्थव्यवस्था है, इसलिए इनको जो है खसास, है ना, थोड़ी देर पहले बताया था, खसास या फिर कारीगर या फिर हरिजन खसास भी कहते हैं, और इनकी एग्रीकल्चर इकोनॉमी को भी खसास कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है बुक्सा, या जिनको हम बुक्सा नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये देहरादून में मेहरी या मेरा नाम से भी पुकारा जाता है ना, देहरादून में मेरी या मेरा नाम से भी पुकारा जाता है। इनका जो मुख्य भोज है मछली चावल, है ना, मछली चावल है, ये आपको ध्यान में रखना है। त्यौहार हो गया इनका होगन हो गया, है ना, डलिया हो गया, गुटरे हो गया, या फिर मैरो हो गया, इनके त्यौहार हैं। राजनीतिक संगठन जैसे आपने देखा जौनसारी के, इनके भी कुछ संगठन हैं जिसमें बिरादरी पंचायत, है ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बिरादरी पंचायत किससे जो है रिलेट करती है, तो ध्यान में रखना है। ये बुक्सा जो है जनजाति इसको रिसेंबल करती है, और जो ये बिरादरी पंचायत है इसका जो सर्वोच्च अधिकारी होता है इसको तख्त कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो बिरादरी पंचायत का जो सर्वोच्च अधिकारी है इसे हम तख्त कहते हैं, ध्यान रखना। अब मेन कहानी वही है भैया, शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, पिछड़े हुए हैं, तो इनका कृषि और पशुपालन जो है मेन जो है दिनचर्या बिताने के लिए करते हैं। इसके अलावा राजी, जो राजी ट्राइब है आपने देखा ये पर्टिकुलरली वनरेबल ग्रुप्स में आपकी आती हैं। इसके अलावा चाहे आपने बुक्सा देखा है ना, बुक्सा और राजी ये दोनों ही पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप हैं, क्योंकि आपने देखा बहुत ही पिछड़े हुए हैं, निर्धन हैं, है ना। खैर, इनको देखो बन राउत, है ना, बन मानुस, बन रावत, है ना, तो ध्यान में रखना है। ये राजी ट्राइब है, और ये उत्तराखंड की सबसे छोटी जनजाति पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ी कौन सी है, ठीक है, और पॉपुलेशन वाइज सबसे छोटी कौन सी है, ये आपको याद रखना है। डायरेक्ट प्रश्न आपके बनते हैं, ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है। पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ी जनजाति और सबसे छोटी जनजाति, डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है। ठीक, अच्छा, ये खुद को कीर्तों का वंशज भी कहते हैं। अभी कीरत वगैरह क्या है ये सब आपको हिस्ट्री में पढ़ाऊंगा, ठीक है। अच्छा, इनकी जो भाषा है जिसको मातृभाषा कहते हैं मुंडा है, ठीक है, और बाहरी संपर्क के लिए कुमाऊनी ही लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, ठीक है। मेन जो अपनी खुद की भाषा इनकी कहे वो मुंडा है, बाकी ये कुमाऊनी लैंग्वेज में बात करते हैं, ध्यान रखना। अच्छा, इनके देवता कौन है, बागनाथ हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, देवता हैं बागनाथ। त्यौहार कौन कौन से हैं, मकरा जिसको मकर संक्रांति भी कहते हैं, ऐसी करक, है ना, कारक जिसे कहते हैं, करक संक्रांति, तो दो संक्रांति मनाते हैं, मकर संक्रांति और करक संक्रांति। इसके अलावा झूमिंग कल्टीवेशन, है ना, शिफ्ट एंड बर्निंग कल्टीवेशन जिसको कहते हैं, वह ये करते हैं, झूमिंग कल्टीवेशन, ठीक, तो ये ध्यान में रखना है। अब वेरी इंपॉर्टेंट लास्ट टॉपिक, जल्दी से फिनिश करते हैं, निपटाते हैं। उत्तराखंड का सेंसस 2011 या उत्तराखंड की जनगणना 2011, क्या क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान में रखना। सबसे पहली बात, डिकेडियल ग्रोथ, कितना डिकेडियल मतलब 10 साल में कितना ग्रोथ हुआ, तो जरा देखो, इससे पिछला सेंसस 2001 में हुआ होगा, और अब जो सेंसस हुआ था लास्ट 2011 में हुआ था, तो 2010 से 2011 2001 से 2011 10 साल बीते, 10 साल मतलब एक दशक बीता, डिकेड बीता, तो एक डिकेड में कितनी पॉपुलेशन ग्रोथ हुई, ठीक है, उसको हम डिकेडियल ग्रोथ कहते हैं। तो हमने देखा जो उत्तराखंड की पॉपुलेशन है वो 18% से इंक्रीज़ हुई, बट सर इसके आगे आपने एरो नीचे की ओर बनाया, डिक्रीज़ वाला एरो बनाया, वाई,
क्यों? क्योंकि सर इससे पहले जो इंक्रीज़ हुआ था, मतलब 1991 से लेकर 2001, मतलब इस 10 साल में जो इंक्रीज़ हुआ था वो 20% इंक्रीज़ हुआ था पॉपुलेशन में। अब 2001 से 2011 में आप देख रहे हैं केवल 18% का इंक्रीज़ हुआ है। तो भैया ओवरऑल तो डिक्रीज़ हुआ है ना, क्योंकि उससे पिछली बार जो डिकेडियल ग्रोथ था वो 20% था, अब 18% ही हुआ है। तो सर ओवरऑल तो डिक्रीज़ हुआ है, इसलिए मैंने उसके आगे साइन क्या लगाया है, डिक्रीज़ का लगाया है, जिससे आपको याद करने में आसानी होगी। ठीक है, तो क्या आपको 1991 का भी याद करना नहीं करना है, बट आपको इससे ही अनुमान लगा लेना है कि सर मैंने साइन डिक्रीज़ का लगाया है ना, और डिक्रीज़ का मतलब जो डिकेडियल ग्रोथ है वो घटी है ना। तो अगर स्टेटमेंट का प्रश्न बनता है तो वो भी हमारा यहाँ से क्लियर हो जाएगा अगर बातों को मैं ध्यान से सुनता हूँ। ठीक है, अब कुल जनसंख्या कितनी है मैंने आपको बताया, लगभग 1 करोड़ हमारे उत्तराखंड की जनसंख्या है, और जो हमारे पूरे भारत की पॉपुलेशन है उसका केवल 0.83% है, ये भी याद कर सकते हो। ठीक है, कई बार ऐसे प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं कि नेट पॉपुलेशन का कितना, हालांकि ऐसे प्रश्न पूछाने के चांस बहुत कम बनते हैं। ये एग्जामिनर जब भी पूछेंगे जब उनको लगेगा भाई 100 क्वेश्चन में मैं क्या पूछूं, है ना, कि ऐसा पूछूं कि भैया बच्चा उसको छोड़ ही दे, तो जब बनता है, अदरवाइज ऐसे प्रश्न जनरली एग्जामिनर नहीं देते हैं कि नेट पॉपुलेशन का कितना % है, क्योंकि और भी भाई बहुत क्वेश्चन है ना, तो इस तरह के प्रश्न पूछाने के कम चांस बनते हैं। बट हालांकि पॉपुलेशन देखो लगभग 1 करोड़ हमारे उत्तराखंड की पॉपुलेशन है, 1,86,292 है ना, जिसमें मेल जो है लगभग 51 लाख है ना, 37,773 हैं, और जो महिलाएं हैं वो लगभग 49,48,519 महिलाएं हैं। तो अगर आप परसेंटेज निकाल लो, नेट अगर 100% है तो उसका लगभग 51% मेल आएंगे, 49% फीमेल आएंगे, निकाल के देख लो, है ना भाई। 1 लाख है, 51,000 51% हो गया, या 51 लाख 51% हो गया, और 49 जो लाख है ये लगभग 49% हो जाएगा। ठीक है, फिर से ध्यान रखना है कि भैया नेट पॉपुलेशन लगभग 1 करोड़, मेल्स की लगभग 51%, फीमेल की लगभग 49% है। इसके अलावा पॉपुलेशन डेंसिटी, मतलब 1 स्क्वायर किलोमीटर में, 1 स्क्वायर अभी बताया ना, 1 किलोमीटर लंबाई 1 किलोमीटर चौड़ाई, ऐसे इधर 1 किलोमीटर लंबाई 1 किलोमीटर चौड़ाई, तो ये जो एरिया बनेगा सर इसको 1 किलोमीटर स्क्वायर बोलेंगे। आई एम सॉरी अगर बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है, ठीक है ना, पास में मंदिर है, मैंने आपको पहले ही बताया था, तो यहाँ पे वो बारात वगैरह या ये कहानी फंक्शन वगैरह चलते रहते हैं। ठीक है, तो इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइस एंड फोकस ऑन माई वॉइस। ठीक है, चलो देखते हैं। तो 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में कितने लोग रहते हैं, तो भैया 189 है ना लोग रहते हैं। ये इंक्रीज़ हुआ है, लगभग पहले 140-50 के करीब रहते थे, अब 189 रह रहे हैं। ऑब्वियस बात है भैया, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, भारत ऐसे ही जो है वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री थोड़ी ना हो गया है ना, तो कहीं ना कहीं हर जगह तो पॉपुलेशन बढ़ ही रही है। ठीक है, तो ध्यान में रखना है 189 किलोमीटर स्क्वायर हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी है, याद करना, रट्टा मारना तगड़ा वाला। आगे सेक्स रेशियो, जिसको हम लिंगानुपात कहते हैं। लिंगानुपात का मतलब होता है कि प्रति 1000 मेल्स पे कितनी फीमेल्स है ना भैया। जो ऑब्वियस बात है, फीमेल्स की पॉपुलेशन पहले से ही कम करी है, और उसके बहुत सारे रीज़न हैं जो आप जानते भी हैं। ठीक है, उसी की वजह से हमें सेक्स रेशियो लिंगानुपात निकालना पड़ा कि प्रति 1000 व्यक्ति पे मेल्स पे कितनी फीमेल्स हैं, तो इट इज़ 963 फीमेल्स, और ये इंक्रीज़ हुआ है। कितना इंक्रीज़ हुआ है भैया, 2001 में ये 962 था, अब कितना इंक्रीज़ हो गया, 2011 में ये 963 हो गया, मतलब 1 यूनिट ही बढ़ा है, 1 यूनिट ही बढ़ा है ना। ऐसा मान के चलो 13 डिस्ट्रिक्ट्स में 900, अगर मान लो 63 हैं, 62 हैं महिलाएं, तो हर उसमें केवल 1 महिलाएं बढ़ी हैं, ओवरऑल बोलो तो बढ़ी हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, इसके बाद है 0 से 6 आयु में लिंगानुपात, है ना, मतलब 0 से 6 साल के जो बच्चे हैं उसमें अगर लिंगानुपात निकालोगे तो 890 है, जो कि घटा है ना, जो डिक्रीज़ हुआ है। फिर साक्षरता, ये ऑलरेडी बता चुका हूँ, नेट उत्तराखंड की जो साक्षरता है 78.8% है, सब कुछ 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग। पुरुष लगभग 87.4% और महिलाएं लगभग 70% हैं, ध्यान में रखिएगा। डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वाइज तो ये क्या लिखा है कि भैया पॉपुलेशन वाइज सबसे ज़्यादा बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो हरिद्वार है, देहरादून है और उधम सिंह नगर है ना। ये हमारे जनरली मैदान वाले क्षेत्र हैं, और हम यहाँ पे देखेंगे पॉपुलेशन तीनों ही डिस्ट्रिक्ट में 10 लाख, या 10 लाख को 1 मिलियन बोलते हैं, है ना, तो 1 मिलियन है किसकी डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वाइज अगर देखा जाए, सबसे ज़्यादा हरिद्वार में है, फिर देहरादून में, फिर उधम सिंह नगर में है, और सबसे कम पॉपुलेशन देखी जाए तो रुद्रप्रयाग में है, और उससे थोड़ी और अधिक कहूँ चंपावत में है। ठीक है, तो भैया डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको बताया है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन हरिद्वार में, फिर देहरादून में, फिर उधम सिंह नगर में है। पूछा जा चुका है प्रश्न, ध्यान में रखिएगा, PYQ है। ठीक, अच्छा, सबसे ज़्यादा मेल किस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, तो वही हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर, सेम है, बट यहाँ पे बागेश्वर है, ये आपको ध्यान में रखना है रुद्रप्रयाग से पहले, लास्ट में रुद्रप्रयाग ही ध्यान में रखना।
फीमेल भी सेम, हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर, सेम ऑर्डर है, बस यहाँ चंपावत आ जाएगा और रुद्रप्रयाग तो खैर सबसे लास्ट में है ही। सबसे मैक्सिमम हरिद्वार ही है सब केस में और सबसे मिनिमम रुद्रप्रयाग है, ये ध्यान में रख सकते हैं। 0 से 6 वर्ष आयु है ना, तो ये कितनी है 13.4% है, मतलब 0 से 6 साल, मतलब जो बच्चा आज पैदा हुआ है और 6 साल तक के बच्चे, अगर इनकी उम्र आप निकालेंगे या टोटल पॉपुलेशन में देखेंगे तो लगभग 13.4% है ना, मतलब लगभग 1 करोड़ अगर पॉपुलेशन है तो 1 करोड़ का 13 लाख है ना, 13 मतलब 13,40,000 करीब आपके 0 से 6 साल वाले बच्चे हैं। और वो कहाँ पे हैं, वो हरिद्वार में सबसे ज़्यादा है, फिर उधम सिंह नगर में है, फिर देहरादून में है और सबसे कम वही रुद्रप्रयाग में, सेम ऑर्डर है ना। बट ये चेंज होते जा रहे हैं, देखो यहाँ जो सेकंड लास्ट वाला है उसके कहीं बागेश्वर आ रहा है ना, कहीं चंपावत आ रहा है, ये आपको ध्यान में रखना है। डिकेडियल ग्रोथ रेट, सबसे ज़्यादा दशकीय ग्रोथ किस डिस्ट्रिक्ट में हुई है, तो उधम सिंह नगर में सबसे ज़्यादा दशक में ग्रोथ रेट हुआ है, इसके बाद हरिद्वार में हुआ है, नैनीताल में हुआ है, ठीक है। और सबसे कम किस में हुआ है, पौड़ी गढ़वाल, अल्मोड़ा। देखो नेगेटिव, मतलब यहाँ लोग है ना, डिस्ट्रिक्ट ग्रोथ बढ़ा नहीं है, यहाँ घटा है, मतलब 100 लोग थे अब केवल 99 लोग हो गए, मतलब 2001 में 100 लोग थे अब वहाँ पे केवल 99 लोग हैं, है ना। और ऐसे ही पौड़ी गढ़वाल में देख लो, अगर 200 लोग थे तो 200 लोग में अब कितने हैं, केवल 198 लोग हैं, नहीं 197 लोग हैं ना, 1.5 है, डबल कर दिया तो लगभग 3 हो गया, तो 197 लोग ही वहाँ पे हैं, ठीक है, या पॉपुलेशन वहाँ की इतनी ही बड़ी है। तो भाई ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है PYQ कि भैया किस जो आपके डिस्ट्रिक्ट में नेगेटिव ग्रोथ रेट देखा गया है ना, डिकेडियल जो ग्रोथ रेट है, दशकीय जो वृद्धि दर है वो कहाँ पे नेगेटिव में हुआ है, तो अल्मोड़ा में -1.28 और पौड़ी गढ़वाल में -1.4, ठीक है। चलिए पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा जो घनत्व है जनसंख्या का वो हरिद्वार का है, ठीक है। और वैसे देखा जाए तो दिल्ली का बहुत ज़्यादा है ना, 12,873 लोग रहते हैं 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में, और यहाँ केवल 801 है। अच्छा पूरे भारत का कितना है, तो भारत का लगभग कितना है 384 करीब है, 384 किलोमीटर स्क्वायर है, ये ध्यान में रखना है। उधम सिंह नगर जो है 649, देहरादून 549, और सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ है सर, उत्तरकाशी में है ना, हिम क्षेत्र है भैया, तो 1 किलोमीटर स्क्वायर में केवल 41 लोग ही रहते हैं, ठीक है। चलिए आगे है नेक्स्ट, सेक्स रेशियो जिसको हम लिंग अनुपात कहते हैं, बताया था प्रति 1000 पुरुषों में कितनी महिलाएं हैं, तो 2001 में जो 962 था मैंने बताया 1 यूनिट बढ़ गया था। अच्छा सबसे ज़्यादा जो लिंग अनुपात है ना, प्रति 1000 पुरुष पे कितनी फीमेल, सबसे ज़्यादा अल्मोड़ा में है 1139 और सबसे कम हरिद्वार में है ना, देख लो भैया हरी की नगरी है और 880 ही है फीमेल्स, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ वेरी पुअर है ना, तो ये क्यों है पुअर, रीज़न आप सोचेगा, बट हाँ अल्मोड़ा में सबसे अधिक है 1139। इसके अलावा साक्षरता दर, लिटरेसी रेट, भारत की साक्षरता दर 73% है, जबकि उत्तराखंड की 78.8% है, जो कि भारत की साक्षरता दर से 5.8% अधिक है ना। अच्छा सबसे ज़्यादा साक्षर डिस्ट्रिक्ट वाइज कौन है ना, तो देहरादून है लगभग 84.52%, आपको पता ही है। शहरीकरण ज़्यादा जहाँ पे होगा थोड़ा एजुकेशन वहाँ पे सुधार होगा। फिर इसके बाद कौन है, नैनीताल है, चमोली है। सबसे बेकार देखो भैया उधम सिंह नगर, लगभग 73% लोग ही यहाँ पे एजुकेशन को या मैं बोलूँ सिंपली जो है 100 में से 73 लोग ही पढ़ पाते हैं और लिख पाते हैं किसी भी एक भाषा में। हालांकि जनरली हिंदी इंग्लिश में कहा जाता है, बट हाँ इंडिया है तो यहाँ मान के चलते किसी भी एक भाषा में जो लिखना और पढ़ सकता है उसको जनरली हम लिटरेट मानते हैं, ठीक है। मेल लिटरेसी लगभग 87.4%, सबसे ज़्यादा मेल कहाँ के पढ़े लिखे हैं, तो भैया रुद्रप्रयाग देख लो भैया है ना 93.9%, और सबसे कम हरिद्वार, ठीक है 81.04%। फीमेल लिटरेसी रेट, और कहीं ना कहीं लिटरेसी रेट भी रीज़न है कि भैया जो सेक्स रेशियो है 1000 में केवल 800 करीब, वहाँ पे 863 करीब महिलाएं हैं है ना, कहीं ना कहीं इसके पीछे का रीज़न एजुकेशन भी रहा है, ठीक है। खैर फीमेल लिटरेसी रेट 70% है, ठीक है, सबसे ज़्यादा देहरादून में है 78.54%, सबसे कम फीमेल लिटरेसी रेट उत्तराकाशी का है 62.35%, ध्यान में रखना, ठीक है। बाकी फर्स्ट सेकंड थर्ड तो सभी के रट्टा मार लेना, इसलिए मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड सभी के लिखे हैं। बाकी शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति, बेटा जी कास्ट आ गया, ट्राइब नहीं है, शेड्यूल कास्ट है ना, पिछड़ी हुई जातियां हैं, और जबकि शेड्यूल ट्राइब पिछड़ी हुई जनजातियां हैं, ध्यान में रखना। अब टोटल कितनी है भैया, लगभग देख लो 18,92,516 हैं, और ऑब्वियस बात है टोटल 1 करोड़ है, 1 करोड़ का 18 लाख कितना हुआ सर, 18.8% हुआ है ना, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। मेल कितने हैं, लगभग आधे मेल हैं आधे फीमेल, आप कह सकते हो वही सेम कहानी 51% और 49%, लगभग इतना ही रेशियो हम मान सकते हैं, ठीक है। अच्छा इंडिया का जितना टोटल SC पॉपुलेशन है, उत्तराखंड में कितने रहते हैं, उसके लगभग 16.6% रहते हैं, ये भी ध्यान में रखना है। चलिए तो डिस्ट्रिक्ट वाइज सबसे ज़्यादा SC शेड्यूल कास्ट कहाँ पाई जाती हैं, हरिद्वार में, उधम सिंह नगर, फिर देहरादून, और सबसे कम चमोली में, ये आपको ध्यान में रखना है। मेल्स सेम
हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून और सबसे कम रुद्रप्रयाग। फीमेल का भी सेम ही ऑर्डर है, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून और सबसे कम रुद्रप्रयाग और सबसे कम चंपावत है, ये भी ध्यान में रखना है। पॉपुलेशन परसेंटेज एससी डिस्ट्रिक्ट वाइज। अच्छा, अब वही बात सर, ये ऊपर क्या लिखा है और नीचे क्या लिखा है? देखो बेटा जी, ये लिखा है कि भैया सबसे ज़्यादा जो हैं एससी किस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, बट नीचे जो मैंने यहाँ लिखा है कि अगर मान लो किसी डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन 100% है तो उसमें से, या 100 लोग हैं, उसमें से कितने एससी हैं, है ना, कितने एसटी हैं, तो ये मैंने वो दिया है परसेंटेज वाइज डाटा, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, तो भैया सबसे ज़्यादा कहाँ है? बागेश्वर में। लगभग आप मान सकते हैं 4 में से हर एक व्यक्ति, है ना, एससी को बिलोंग करता है, ये बागेश्वर का डाटा दिखा रहा है। ठीक है, फिर पिथौरागढ़ में है, उत्तरकाशी में, और फिर लास्ट कौन है? सबसे कम जो है देहरादून में है, लगभग 13.49%। शेड्यूल्ड ट्राइब्स, है ना, अनुसूचित जनजातियाँ, मैंने आपको बताया लगभग 2,91,903, मतलब 1 करोड़ का लगभग 2.9% है। मेल सेम आधे, सेम फीमेल, है ना, लगभग 50% मान सकते हैं। पॉपुलेशन वाइज सबसे ज़्यादा कहाँ जो है एसटी मिलते हैं, है ना, शेड्यूल ट्राइब कहाँ मिलती है? उधम सिंह नगर, देहरादून, पिथौरागढ़ और सबसे कम रुद्रप्रयाग में है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है जी, मेल्स उधम सिंह नगर, है ना, शेड्यूल ट्राइब में मेल सबसे ज़्यादा कहाँ है? उधम सिंह नगर है, देहरादून, पिथौरागढ़, सेम ऑर्डर है लगभग, और सबसे कम रुद्रप्रयाग है। फीमेल में सेम, बट सबसे कम में चंपावत है, ये ध्यान में रखना है। पॉपुलेशन परसेंटेज डिस्ट्रिक्ट वाइज ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स, तो भैया परसेंटेज वही, अगर 100 आपके टोटल वहाँ पे एक जगह पे लोग हैं, उसमें से लगभग 7.4, मतलब मान लो 200 में से 15, है ना, 200 में से जो 15 हैं वो उधम सिंह नगर में हैं एसटीज़, फिर देहरादून, पिथौरागढ़ और सबसे कम जो है टिहरी गढ़वाल में है। कम और ज़्यादा तो बिल्कुल रट्टा मारना ही मारना है। फिर इसके बाद अब देखते हैं उत्तराखंड में अर्बन वर्सेस रूरल, है ना, अर्बन मतलब शहरी, रूरल मतलब ग्रामीण। तो ठीक है, ग्रामीण और शहरी या नगरीकरण, शहरी को नगरीकरण भी कह रहे हो, एक ही बात है। तो इसमें क्या रेशियो है, इसको भी देख लेते हैं। तो उत्तराखंड की जो रूरल पॉपुलेशन है, ग्रामीण जो पॉपुलेशन है, लगभग 70% है ना, और जो शहरी पॉपुलेशन लगभग 30% है। ध्यान में रखना, उत्तराखंड में अब भी भैया ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं, रूरल पॉपुलेशन है, रूरल मतलब एग्रीकल्चर पे डिपेंड करने वाले लोग, जिनके पास जो मॉडर्न रिसोर्सेज हैं वो कम है, इसलिए उनको रूरल कह रहे हैं, ग्रामीण कह रहे हैं। अर्बन वाले ऑब्वियस बात है एग्रीकल्चर कम कर रहे हैं और मॉडर्न जो चीज़ें हैं उनको ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके बेसिस पे हमने देखा कि भैया जो गांव हैं उसमें 69.8% लोग रह रहे हैं और बच गए जो 30.2 वो शहरों में रह रहे हैं। रूरल लिटरेसी, ग्रामीण जो लिटरेसी है, रिसोर्सेज कम है तो थोड़े से कम पड़े हैं, 76.31% है, हालांकि ये सुधार आएगा अगले 12 साल में। अर्बन में आप देख रहे हो 84.45% है। ठीक है, अच्छा, अर्बन पॉपुलेशन जो नगरीय पॉपुलेशन है ना, सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो आप सभी को पता है देहरादून जो हमारा स्टेट कैपिटल है वहाँ पे होगा, फिर नैनीताल, हरिद्वार और सबसे कम बागेश्वर में है। शहरीकरण है ना, शहरी लोग जो कह रहे हैं लगभग 3.49% ही है। और ऑब्वियस बात है रूरल उल्टा हो जाएगा भाई, जहाँ पे शहरी लोग कम है वहाँ ग्रामीण ज़्यादा होंगे, इसलिए बागेश्वर देखो लगभग 96.5, देखो लो, माइनस कर लो या जोड़ लो, नेट 100% आ जाएंगे। फिर है रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी और सबसे कम ग्रामीण लोग कहाँ होंगे? देहरादून में। भाई जब 55 पॉइंट आप देख रहे हो 2% उनके लोग शहरी हैं, तो ग्रामीण कितने रह गए? लगभग उसमें से माइनस कर दो 100 में से, लगभग 44.88, है ना, तो ये ध्यान में रखना है। चलिए, उत्तराखंड के प्रथम स्थान वाले जिले, तो ये पढ़ लेना एक बार, ये तो आपका पढ़ने का काम है, ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ, वही इसमें शॉर्टकट में दी है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे ये स्क्रीनशॉट दे दिया। पढ़ना है, ये नहीं कि मैंने स्किप करा तो आप भी स्किप कर दें, नहीं, पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है रिवीजन के लिए। ठीक है, तो ये था आज की क्लास। लगभग मैंने आपके 2 घंटे खाए हैं, पर 5 से 6 क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो पक्के करा दिए हैं। ठीक है जी, तो बाकी जिनको पसंद आता है, जिनको लगता है भैया 2 घंटे इसने मेहनत करी है ना, और ये मेहनत हमें सफलता दिलाएगी, तो भैया सफलता वही होगा जो ऑब्वियस बात है दूसरे की मेहनत को मेहनत भी समझेगा। वन ऑफ द फैक्टर इज़ दिस, है ना, तो ज़रूर इसको लाइक करना है। और आपके जो भी मित्र है ना उत्तराखंड की ज्योग्राफी के लिए परेशान हैं और ब्रीफ में एग्ज़ाम से पहले अच्छा वाला रिवीजन करना चाहते हैं, ऑब्वियस बात है भाई 10 सब्जेक्ट में आपके ये एग्ज़ाम आए हैं, तो ऑब्वियस बात है उन सभी को शेयर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, पसंद आता है कमेंट में भी लिखिएगा, और एग्ज़ाम में हेल्प मिलती है ना। 27 तारीख को आके यहाँ कमेंट करेंगे कि सर हमें तो वाकई मज़ा आया, यहाँ से बहुत कुछ देखने को मिला। ठीक है, बाकी इतना रखता हूँ, बाय बाय एंड टेक केयर।